अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं जनाब सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम सिटी एट 10 में हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे देख के परेशान तो हो रहे होंगे, लेकिन फातिमा को जनाब आज काम था, इसलिए उनकी सीट हमने संभाल ली और हम तो अपनी ऑडियंस से मिलने के लिए बेकरार रहते हैं, चाहे इधर या चाहे उधर। तो जनाब नए प्रोग्राम का आगाज जो है वो करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेके आए और भेजें, ऐसे फरिश्तों को भेजें, ऐसे फरिश्तों को आपकी जिंदगी पे, आपकी गुजर बसर पे तैनात करे जो तमाम दुखों को जिंदगी से दूर कर दे और खुशियों को करीब ले आए, ताकि आप अपनी जिंदगी जो है वो खुशो खुरम तरीके से गुजार सकें। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जनाब जैसा कि आपको पता है कि हमारे रोजाना के प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जो है हमने कोशिश करनी होती है कि आप तक पहुंचाएं, जिससे ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी आपकी सवरे। तो चलते हैं जनाब हमारे आज के सेगमेंट एक दिन एक नेकी की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, हमें चाहिए कि बड़ों का अदब किया करें और छोटों पे शफकत किया करें, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, वो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, फलैसा मिन्ना, हुज़ूर ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। आज मुआशरे में बच्चों पे शफ़क़त भी ख़त्म हो गई, बड़ों का अदब भी ख़त्म हो गया। जिस मुआशरे में ये गुनाह आ जाता है वो मुआशरा तबाह हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों से मोहब्बत, अपने बड़ों का अदब करना सीख लीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्ल हिदायत पे चल पड़ेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। और हमारी कोशिश होती है कि सुबह का आगाज़ जो है वो ऐसी गुफ्तगू से किया जाए जिससे रूहानियत जो है वो आपके अंदर सारा दिन जो है वो रहे और उससे आपका दिन जो है वो खुश व खुरम गुजरे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और आज की मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी देखते हैं टुडेज वेदर में। जनाब आज मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड रहने का मुकाम जो है वो रहने का अंदिया दिया जा रहा है, और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, क्योंकि फरवरी का महीना है आपको पता है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं गर्मियां अब आती जाएंगी, सर्दियां अब जाते हुए दिखाई दे रही हैं, और हर शख्स जो है वो इस चीज का मुंतजिर है कि जाते जाते सर्दियां जो है वो अपनी पीक दिखा के जाए। पिछले दिनों बारिश हुई थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ऑल ओवर द वीक जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अलबत्ता जो आपके दूसरे शुमाली इलाका जात हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां पे तो सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, मैदानी इलाकों के लोग हैं, उनका यही कहना है कि अगर एक बार खुल के बारिशें हो जाए, सर्दी जाते जाते अपना रंग दिखा जाए, तो मौसम को वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। नमी का तनासुब जो हवा में रहा वो तकरीबन 65% है, और हवा जो है वो आज 1 नॉट की रफ्तार से चल रही है, ज्यादा तेज तो नहीं चल रही। अगर तेज चलती तो सर्दी की शिद्दत में भी उसी तरह इजाफा होता। अब धूप जो है वो दिन भर आंखें दिखाती है, सूरज आंखें दिखाता है, जिसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो गया। तो तैयारी पकड़े जनाब, गर्मियां आ रही हैं, और गर्मियों के लिए भी तैयार रहें, और गर्मियों में होने वाली लोड शेडिंग के लिए भी तैयार रहें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पर हमने कोई ना कोई आपके साथ खुशी का इजहार करना होता है। हमारी खुशी क्या होती है? हमारी खुशी वही होती है जनाब जो जब आप अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करते हैं। आपकी खुशी में शामिल होने के लिए हम मुंतजिर बैठे होते हैं। इसलिए रोजाना की बुनियाद पे हमें बहुत सारे बर्थडे के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस बना के भेज रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ तंजील रहमान मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बर्थडे की सेलिब्रेशंस हमारे साथ वीडियो की शक्ल में शेयर किए। तो आइए देखते हैं।
बहुत बहुत मुबारक हो तंजील, आपको आपकी सालगिरह। बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे और ये वीडियो देखने के बाद ना अपना फ्रेंड सर्कल हर शख्स को याद आ जाता है। तो ये वीडियोस जो होती हैं ना, ये यादगार होती हैं। जब लाइफ के किसी भी मुकाम पे जाके, अब आज से 10 साल बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे या 20 साल बाद, तो आप इस वक्त को याद करेंगे। तो इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करें जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा जितने भी लोग हैं, आप चाहे छोटी छोटी खुशियां होती है ना, उन्हें जाने ना दिया करें, क्योंकि ये खुशियां आपकी जिंदगी में यकीन जाने किसी भी कीमती चीज से भी ज्यादा कीमती असासा आपके पास होती है। फिर एक वक्त आता है कि इंसान सोच के कहता है, यार उस वक्त मैंने ऐसे एंजॉय कर लिया होता ना, तो आज मैं उन चीजों को बड़ा याद करता हूं या बड़ा मजा आता था। तो जनाब, ये वक्त गुजर गया, रेत की तरह फिसलता है हाथ से। अगर गुजर गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। इससे गुजरते हुए एंजॉय करना सीखें। तो आज इसी के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूंगा मैं, लेकिन इससे पहले हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो हमारे मौजूद हैं, बड़े सीनियर और अच्छे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जनाब, मैं आपका तारुफ करवा रहा हूं, हमारे साथ हाशिर वड़ैच साहब मौजूद होंगे। बड़ी टिपिकल और जबरदस्त इंफॉर्मेशन अक्सर इनके पास मौजूद होती हैं, जो मैं सुन के इनके साथ हंसी मजाक भी करता हूं। अक्सर औकात इनके साथ फीलिंग्स जो हैं वो भी शेयर करता हूं। तो हाशिर, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे और सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू मौजूद है। नारू साहब, आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। बड़ी हल्के हल्की मुस्कान के साथ सुबह का आगाज कर रहे हैं। ये अच्छी चीज है। जो मुस्कान, जो स्माइल होती है ना आपकी, ये मैजिक का काम करती है, जादू होता है। जादू पता कैसे होता है? जैसे चुटकी मारे तो अगला बंदा कुछ ना किसी तरह कुछ ना कुछ करता नजर आता है ना। जब आप स्माइल करते हैं तो होंठों पे वो जादू चल जाता है, अगला बंदा भी स्माइल करने लगता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी शख्स को इंटरेक्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो आप दोनों को जनाब वेलकम करते हैं। और जनाब शुरू करते हैं हम हमारे लंबे रिपोर्टर जनाब, इनके हाथ बहुत दूर तक जाते हैं कानून में भी। तो हाशिर हमारे साथ मौजूद है जो कि कोर्ट्स की बीट करते हैं, और उनसे आज आगाज करेंगे। हाशिर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि रिसेंटली अभी जैसा कि आपको पता है इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस के बाद शाहिद साहब जो हैं वो बार के प्रेसिडेंट बने। पहले जनरल सेक्रेटरी भी गालबन रह चुके हैं। क्या चेंजेस नजर आ रही हैं? क्या आपको टर्न्स नजर आ रही हैं जो पहले नजर नहीं आती थी? और कोर्ट्स की बेहतरी के लिए, कचहरियों की बेहतरी के लिए क्या काम किया जाएगा? और बार में कौन से ऐसे काम हैं जो आने वाले दिनों के अंदर होंगे जिससे बेहतरी आएगी वुकरा हजरात के लिए? बहुत शुक्रिया हनान। सबसे पहले तो आपका दूसरा, आपने बात की कि जब से राना शाहिद मीर माइन साहब जब से आए हैं तो अभी तक क्या तब्दीली हमें देखने में आ रही है। तो अभी तो ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी उन्हें आए हुए तकरीबन 15 दिन, हम कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन हुए हैं, क्योंकि 20 तारीख को उनकी जानिब से जो चार्ज लिया गया था और आज मेरे ख्याल में 4 तारीख है, तो 14-15 दिन हुए हैं। लेकिन इस दौरान उनकी जो पहली उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच की थी, अगर उसकी बात की जाए तो उसके बाद उस पर हमें ये नज़र आ रहा है कि जो बात राना शाहिद मीर माइन ने पहले दिन या इलेक्शन से पहले जो वुकला से वादे किए थे उस पर वो अब भी कायम है, और उस पर जो काम करने की जो कोशिश है वो करें। इस हवाले से वो गुज़िश्ता दिनों ने जो बार का सबसे बड़ा और अहम बुनियादी मसला ये था कि 2016 के बाद फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर एक भी नया जो चैम्बर है वो नहीं बना, और वुकला की तादाद में जो है वो तकरीबन देखने में आ रहा है कि 100% जो है वो इजाफा हुआ है, क्योंकि 2000 के लगभग जो वुकला हैं वो ये तकरीबन 6-7 सालों के अंदर जो है वो नए बार के अंदर रजिस्टर्ड हुए, और अब जो रजिस्टर्ड वुकला की तादाद है वो तकरीबन 4300 के लगभग है। तो हम ये कह सकते हैं तकरीबन 100% वुकला की तादाद बढ़ी, लेकिन चैम्बर एक भी जो है वो नहीं बन सका था। अमली तौर पर वो नजर आ रहा है, वो जजिस से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लाहौर भी उन्होंने 1-2 चक्कर लगाए हैं इसी हवाले से कि ये जो चैम्बर्स का मसला है सबसे पहले उसको हल किया जाए, क्योंकि ये जब 2013 से ये जो मामला है ये शुरू हुआ था, जगह का इशू आ रहा था, वुकला की जानब से जगह की भी जो है वो निशानदेही की गई थी, लेकिन ये जो मनसूबा था ये फाइलों के अंदर ठप होकर रह गया था वुकला के चैम्बर्स के हवाले से, तो उस पर हमें अमल दरामद होता नजर आ रहा है। इसके साथ इन्होंने साइलिन की बेहतरी के लिए और वुकला की बेहतरी के लिए उनका जो सबसे अहम मनसूबा है वो इस पर भी काम करते हमें दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ इकदाम जो है वो अमली तौर पर शुरू कर दिए, लेकिन 15 दिन में हम ये तो नहीं कह सकते कि आया जी 15 दिन के अंदर ये अदालतें या जो इकदाम वो चाह रहे थे वो क्यों नहीं हुए। सबसे उनका एक और अहम मनसूबा वो ये भी अब लेके आ रहे हैं कि तमाम अदालतें जिनमें हम खसूसन बात करें कंज्यूमर कोर्ट की, FIA कोर्ट की, बैंकिंग कोर्ट है, दीगर जो अदालतें हैं, ये हमारा जो अहाता कचहरियाँ जिन्हें हम कचहरियाँ कहते हैं, वहाँ पर जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसके अंदर ये अदालतें नहीं हैं, ये मुख्तलिफ शहर की मुख्तलिफ जगहों पर हैं। और यहाँ पर वुकला की जानब से अक्सर ये एतराज़ आता था कि हम जब भी इन अदालतों के अंदर जाते हैं, एक केस की समाअत के लिए जाते हैं, स्पेशल जाना पड़ता है, तो सारा दिन जो है हमारा वहीं पर गुजर जाता है। जो केसेज इधर फौजदारी के या इलाका में स्टेट में जो हमारे जो केसेज हैं वहाँ पर हम जो है वो पेश नहीं हो सकते। तो इस हवाले से भी उनसे जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई तो वो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मुतमिन है कि वो जल्द से जल्द मुतल्लिका अदालतों के पीछे जगह है तो
अपने इसी टन्योर के अंदर जो है वो इसमें कामयाब हो जाएंगे कि तमाम जो बिखरी पड़ी अदालतें जिन्हें हम कह सकते हैं उनको एक ही जगह पर जो है वो इकट्ठा करेंगे। इसके साथ साथ नौजवान वकला, क्योंकि जब भी कोई नौजवान वकील आता था उसने जब प्रैक्टिस करनी होती थी तो उसको स्पेशली जिस तरह का आजकल दौर जा रहा है तो माशी मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना उनको करना पड़ता था, क्योंकि वो प्रैक्टिस चल रही होती थी, नए केसेस इतने ज़्यादा होते नहीं थे। घर वाले कहते हैं पहले 5 साल तुम पे लगा दी, अब हमें भी कुछ खर्चा दो या कम से कम अपना खर्चा तो जो है वो पूरा करो। इस हवाले से हमें वो नज़र आ रहा है, उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज जो है उनसे बात की है कि ये जो नौजवान वकला है इनको रखें ताकि इनका जो अपना खर्चा पानी है वो भी पूरा होता रहे, इनकी जो प्रैक्टिस है वो भी पूरी हो जाए। तो इस हवाले से जो वकला है वो पूरी उम्मीद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे थोड़ा सा वो किस्सा याद आ गया, आपने बार के अंदर चैम्बर्स की बात की ना, तो वो जो आपको आपके भी इलम में होगा, शाहिद मुनीर साहब भी थे उसमें और आपके 1-2 और मेंबरान भी थे जो डीसी हाउस में गए थे। फिर फरक हबीब को वहाँ पे गालियाँ भी पड़ी थी वकला हजरात से, हालांकि वकला को पता था कि फरक हबीब साहब डीसी हाउस के अंदर ही डीसी साहब के साथ बैठे थे। हामिद शेख साहब गालबन डीसी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त। तो मुझे वो बताएं वो किस्सा क्या था। अलबत्ता जो आप बात कर रहे हैं चैम्बर्स को बनाने की, वो भी इनिशिएटिव चैम्बर्स को बनाने के लिए किया गया था, उससे आखिर क्यों रोका गया, उसके पीछे की वजह क्या है? और इसके साथ नए चैम्बर्स जो बन रहे हैं अब दोबारा उसी जगह पे बन रहे हैं जिसकी लड़ाई चल रही थी वकला के अंदर, या फिर कोई और? अच्छा, वो उसकी ना, क्योंकि अभी तो हमने जितने लोगों से दोनों फ्री कैन से हमारी बात होती है, तो अभी हम जो भी वाक़या जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे हम मुबैना तौर पर कह सकते हैं, या दोनों जानिब की जो स्टोरी है वो हम कह सकते हैं कि जो एक साइड है वो क्या कह रही है, दूसरी साइड क्या कह रही है। वो बेसिकली हनान भाई इशू था जो चैम्बर्स हैं उनकी अलाटमेंट के हवाले से। अलाटमेंट के, क्योंकि जब चैम्बर बन जाता है तो अलाटमेंट होती है। इस हवाले से जो बार के साबिक ओहदेदार थे उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने अपने जो है मनपसंद अफराद को या अपने जो करीबी लोग हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी थी तो उन्होंने उनको जो है वो चैम्बर अलाट करवाए हैं। बेसिकली हम उनसे सादा लफ्जों में ये कह सकते हैं कि दूसरा जो फ्रीक था उसकी जानब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जो चैम्बर की तकसीम हुई है या जो अलाटमेंट हुई है ये मुनसिफाना तरीके से नहीं हुई, ये अपने मनपसंद जो अफराद हैं उनको जो है वो दिए गए। इस हवाले से अभी जिस तरह हमने जिक्र किया फरह हबीब साहब का भी नाम जो है वो इसके अंदर आया। क्या आया? इनका नाम किस एंड पे आ रहा था और क्यों आ रहा था और इस चीज में इन्वॉल्व क्यों थे? वो बेसिकली जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो तो यही लगाया जाता है कि मुबैना तौर पर जो वो बार के जिस ओहदेदारान की जानिब से ये चैम्बर अलाट करवाए गए थे वो 5 या 6 अफराद के नाम जो है वो चैम्बर अलाट हुए थे, और उनमें से 2 अफराद जो है वो फरह हबीब साहब के मनपसंद थे या इनके कहने पर जो है मुबैना तौर पर जो है वो दिए गए थे, ये इशू था। लेकिन बाद जो है वो अगले ही दिन हमें जो है वो देखने में आया कि जो फ्री कैन थे उनकी और जो डीसी साहब है उनके दरमियान जो है वो सुलह होगी और मामला जो है वो रफा दफा हो गया, क्योंकि इस मामले के अंदर जो है वो पंजाब बार कौंसिल इस मामले के अंदर आ गई और उसने एक जो कमेटी बना दी और उसके बाद ये जो मामला है वो हल करवा दिया। ये मामला किस तरह हल हुआ वो मुझे नहीं पता। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड सबको पता होता है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। चले जी, कोई बात नहीं। हमारे साथ नारू साहब भी मौजूद हैं। नारू साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मिजाज ठीक है? बड़ी लालियां शालियां बख रही हैं आज जनाब, क्या खा के आए हैं नाश्ते में? आज सर नाश्ता मैंने कुछ खास नहीं किया। चले बाद में करते हैं शो के। अब मुझे ये बताएं कि आटे की सूरत हाल क्या है जनाब? ये मैं देख रहा था, अभी मैं गुजर के आ रहा था, रास्ते में कलीम शहीद पार्क था, वहां पे यकीन जाने सैकड़ों लोग लाइनों में लगे हुए हैं और एक ट्रक आटे का खड़ा है। लोग अपना कामकाज छोड़ के, घर बार छोड़ के वहां पे चंद रुपए जो सब्सिडाइज रेट पे वहां पे आटा मिलना था उसके लिए मेरा ख्याल है अपनी जो आज की दिहाड़ी है 1000-1500 की वो तोड़ रहे हैं और वहां पे आटा लेने के लिए खड़े हैं। आटा मिल ही नहीं रहा, जहां से मिल रहा है महंगा मिल रहा है। इसकी वजूहात बताएं जरा क्या है? सर ऐसा है कि आटे का जो बहरान है वो तो शिद्दत इख्तियार कर गया हुआ है, अब ये हमें जहनी तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए और इसके ज़िम्मेदारान का तयन चुका है वो उसके लिए बाकायदा पूरा मरहला होना चाहिए कि ये कैसे बहरान पैदा हुआ है। लेकिन फिल वक्त जो शहर की सूरत हाल है आटे के हवाले से, बिलखसूस सरकारी आटे का जो हसूल है वो शहरियों के लिए खासा मुश्किल बन चुका है। आपने भी अभी अर्ज़ किया कलीम शहीद पार्क हो, पहाड़ी ग्राउंड हो, या फिर परवीन शक्कर कम्प्लेक्स के बाहर कोई ट्रक पॉइंट हो, या फिर रियाशाही चौक हो, इससे हटकर मिल्लत चौक हो, ये वो जगह हैं जहां पर हर वक्त आपको कितारें दर कितार नज़र आती है शहरियों का जो सस्ते आटे का हसूल है। और जो आपने फ़र्क बताया है कि थोड़ी सी सब्सिडाइज़ के लिए जो इशू है ये थोड़ा सा नहीं है। इसमें अगर बात करें चक्की का आटा तो वो खासा महंगा है सरकारी आटे की निस्बत, मतलब कि अगर आप 10 किलो आटा लेते हैं चक्की का तो वो खासा महंगा पड़ जाता है और जो आप सरकारी आटा लेते हैं वो फ़कत आपको 648 रुपये में मिलता है। इस 648 रुपये की दौड़ के लिए जो शहरी दरबदर खार हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, और दिहाड़ियाँ तो दूर ऑफिस वाले जो बंदे हैं, क्योंकि मतवसत जो तबका है उनकी बड़ी तादाद ऑफिस जाती है, मुलाजमीन की है,
और वो अपने ऑफिस जाने से बैठे होते हैं कि उनको आटे का थैला मिल जाए। सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, हमारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो वहाँ पर कतारों में लगी हुई हैं, और आटे की जब उनकी बारी आती है तो पता चलता है जी यहाँ पर आटे के थैले ख़त्म हो चुके हैं, अब नया ट्रक आएगा फिर मिलेगा। अब मसला ये है हमारे साथ कि जब आटा, अगर ट्रक पॉइंट वहाँ पर हैं तो फिर भी शहरियों को आटे का हसूल पॉसिबल क्यों नहीं है, मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों इतना टाइम उनका लग रहा है, दिहाड़ी की दिहाड़ी लग जाती है, मजदूर तबका है वहाँ पर, आम शहरी हैं, खवातीन हैं, और ये बहरान उस मुल्क में शिद्दत इख्तियार कर चुका है जो कभी अपनी इजाफी गंदम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया करता था, और वहाँ पर आज आटे का बहरान इस कदर शदीद हो चुका है। और अगर दूसरे तनाजुर में मैं बात करूँ, यहाँ पर अब जो दुकानदार हैं जिनको दिए जाते हैं राइट्स के आप सरकारी आटा बेचें, वो क्या करते हैं, उनमें से जो दुकानदार हैं उनकी बड़ी तादाद एक ऐसी है जो आटा ब्लैक में फरोख्त कर रही है। जो 648 रुपये वाला थैला है वो 800 से 900 रुपये में बेचा जा रहा है, और गाहक मजबूर है क्योंकि उसको चक्की के आटे से फिर भी वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन गाहक मजबूर है कि वो वहाँ से उसको खरीदता है। यहाँ पर दूसरा जो नुक्ता नज़र है, जो दूसरी साइड है, वो ये कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया कितनी कारगर है, हमारी ज़िली इंतज़ामिया कितनी एक्टिव है इस मामले में कि सरकारी आटा जो है ट्रक पॉइंट पर अगर मौजूद है तो दुकानात पर मौजूद क्यों नहीं है, और अगर दुकानात पर है तो शहरियों को सरकारी रेट पर क्यों नहीं मिल रहा है। वहाँ अब तक कोई स्टोरी नजर आई है आपको कि सरकारी सब्सिडाइज जो आटा है वो स्टोर्स के मालकान को सेल किया जाता है? सर, हमें बारहा जब हम जाते हैं रिपोर्ट करने तो हमें शहरी बता रहे होते हैं कि जनाब फलां जगह पर आटा महंगे दामों बेचा जा रहा है और जान पहचान वालों को बेचा जा रहा है, ठीक है, सिफारशी बुनियादों पर आटा दिया जाता है। और मैं आपको दूसरा रुख भी दिखाना चाहता हूं हनान भाई कि अब यहां पर सिर्फ इंतजामिया ही गफलत के मुर्तकब नहीं होती है, यहां पर हमारी जो शहरी हैं इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वहां पर तंदूर मालिकान अपने मुलाजमीन को भेजते हैं आटा लेने के लिए, और वो 10-10 थैले, 15-15 थैले जो हैं वो तंदूर के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं इनके। और अगर घरों की बात करें तो जो एक आम शहरी है वो क्या करता है, अगर उससे के पास ज्यादा बंदे हैं, उनके घर में ज्यादा आईडी कार्ड हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक ही घर में 6-6, 7-7 थैले जा रहे हैं। तो जो हकीकी ज़रूरतमंद है, जो सही में ज़रूरतमंद है, जिसको आटा चाहिए, वो एक थैले के हसूल के लिए भी वहाँ पर दरबदर खार हो रहा है। लेकिन बसा औकात जो दूसरी साइड पे है वहाँ पर आपको आटा की वाफर मिकदार में लिया जा रहा है। अब आ जाए इसका तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आटे की स्टोरी आजकल बड़ा ना इसका इशू बना हुआ है हमारे साथ। जिनको मिल रहा है आटा वो कहते हैं जी इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, आटे की क्वालिटी बेहतर नहीं है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो यहां पर अब ये सारी चीज़ों को मिल मिलाकर जो है वो एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिस पर मेरी नज़र में ज़िली इंतज़ामिया को एक्टिव होने की ज़रूरत है, और उसमें इन तमाम पॉइंट्स को कि जो ट्रक मालिकान आटा बेच रहे हैं आया वो सही बंदों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। पॉइंट्स क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? मतलब आटा अगर किसी एक जगह पर ट्रक लग रहा है तो पॉइंट्स बढ़ा दें उसके, ताकि मैंने जैसे हनान भाई जिक्र किया है कि ये हमारी ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि फैसलाबाद सिर्फ चंद बाज़ारों का नाम नहीं है, फैसलाबाद एक डिवीज़न का नाम है, और जो फैसलाबाद सिटी है वहाँ पर कितने इलाके हैं, कितनी कॉलोनियाँ हैं। मैंने चीदा आपको बताया कि यहाँ पर आटा मिल रहा है, मतलब कि पहाड़ी ग्राउंड है, कश्मीर पार्क है, मिल्लत चौक है, परवीन शाकर कम्प्लेक्स है, कलीम शहीद पार्क है, रियाज शाही चौक है। ये वो जगहें हैं जहां पर मुस्तकिल आपको आटे के ट्रक नजर आते हैं कि यहां पर आटा फरोख्त हो रहा है। लेकिन इससे हटकर भी बहुत बड़ा शहर है आपका, बड़ी गुलाम मोहम्मदाबाद है, तारिकाबाद है, निशाताबाद है, हाजी आबाद है, पीपल्स कॉलोनी है, डी टाइप है, बड़े बड़े इलाके हैं जहां पर बड़ी आबादी रहती है। वहां पर हमें ट्रक पॉइंट नजर नहीं आते हैं, तो वहां पर पहुंचाए जाएं। और दूसरा ये है कि उन लोगों के खिलाफ जो कि आटा ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, आटा होने के बावजूद, सरकारी आटा होने के बावजूद शहरियों की पहुंच में नहीं आ रहा है, उनके खिलाफ बड़ी कारगर, बड़ी सूद लेवल पे क्यों नहीं ये काम किया जाता? आपके जो सेक्टरीज होते हैं जिन काउंसिल के, अगर आप यूसी लेवल पे हर एक ट्रक भिजवा दें तो एक ही पॉइंट पे जहाँ पे 20-20 यूसीओं के लोग पड़े होते हैं, वो जाके अपनी अपनी यूसी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ से जाके आप आटा जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे नारू साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हाशिर वड़ैच मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी हाशिर, बताइएगा कि इन फ्यूचर आप क्या समझते हैं कि हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद में आ सकता है? इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह तो देखिए, बिल्कुल। अब स्पेशली जिस तरह नए सदर के हम कामों की बात कर रहे थे, तो मैं ये उनका एक काम भूल गया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में यही बात की और इस हवाले से खुशकिस्मती कह लें फैसलाबाद की आवाम की, फैसलाबाद की वकला की, जब उन्होंने यहाँ पर ये स्पीच की और उन्होंने यहाँ पर मुतालबा किया कि पहले हमारा एक ये हुआ था कि वीडियो लिंक के जरिए जो वकला हैं या जो साइलिन है वो यहाँ पर बजरिया वीडियो लिंक हाई कोर्ट में जो है वो उनके केसेस की समाअत जो है वो होगी। तो जब सदर जो है इस हवाले से बाहर के जो नौमुतीब सदर हैं राना शाहिद मीर मंज, उनकी जानब से जब ये मुतालबा जो है वो उठाया गया, तो खुशकिस्मती से जो हमारे फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं खालिद बशीर शेख साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जब उनको बोलने का मौका मिला तो इस हवाले से उन्होंने यही कहा कि ये जो आपका मुतालबा है ये पहले ही जो है वो हमारे नारिज में है और इस हवाले से हम जो काम है वो कर रहे हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इस हवाले से जो फैसलाबाद के वकला हैं और फैसलाबाद की जो आवाम है उसको शबरी मिलेगी। तो अगर इस बात को मद्देनजर रखें और हमारी जो दीगर सीनियर वकला हैं उनसे इस हवाले में बात हुई, तो उनका यही कहना है कि अगर इस मंसूबे पर काम होना हुआ तो मुमकिन है कि 3 से 4 माह के अंदर जो है वो इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। ये तो मैं एक सीधा सीधा आपको प्रासंग बताया, लेकिन इसमें दीगर जो जब हमारी मेम्बरान पंजाब बाहर हैं उनसे यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड गपशप होती है, तो वो कहते हैं जी कि लाहौर के जो वकला हैं वो यहाँ पर नहीं बनना देना चाह रहे। की वजूहत ये होती है क्योंकि जब यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बनेगा और यहाँ पे पूरी डिवीजन इसके साथ साथ दीगर इलाकों से, अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा मियाँ वाली से लाहौर पेश होने जा रहा है तो वो मियाँ वाली से फैसलाबाद आ जाएगा, उसको वो फायदे में रहेगा। तो अब जितने केसेस होंगे यहाँ के जो वकला हैं वो इनके पास आएंगे। तो ये आप दी रिकॉर्ड में आपको बात बता रहा हूँ। और दूसरा मुबैना तौर पर जो है वो ये कहते हैं कि इन वजूहत की बुनियाद पर जो है वो काम जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन अब वीडियो लिंक के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वकला हमें पुरुमीद नजर आते हैं कि आने वाले चंद माह में या चंद हफ्तों के अंदर जो है इस पर कम अज़ कम जो है वो हमें अमल दरामद होता जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनेगा लाहौर हाई कोर्ट बेंच का, तो इस हवाले से वैसे तो नाउमीदी कुफर है, लेकिन हमें इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वीडियो लिंक के मामले के हवाले से चले वो ये होगा कि हनान भाई एक शुरुआत हो जाएगी, इसके बाद जब मुश्किल या मुस्तकबिल के अंदर जो है कुछ ना होने से होना बेहतर है। बिल्कुल, उसका फायदा ही होगा। इसके साथ साथ हमारे शहर को बहुत ज्यादा जो है वो इसका फायदा होगा, हमारे जो वकला हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितने लोग दूर दराज के इलाकों से आएंगे, डिवीजन बार के अंदर से आएंगे, दूसरी डिवीजन से यहाँ पर पेश होने आएंगे, तो उनका जो हमारे शहर का जो रेवेन्यू है इससे एक तो वो जनरेट होगा और दूसरा यहाँ पर ये होता है जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था नौजवान वकला के हवाले से, तो उन्हें जब हनान भाई लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने जाना पड़ता है तो अब कम अज कम उनका 5 से 7 हज़ार रुपया उनका खर्चा है, 3-4 हज़ार रुपया तो कम से कम जो है वो किरायों की मद में उनका लग जाता है, जो उनको अपनी जेब से अदा करने पड़ते हैं। फिर अगर सुबह की डेट पड़ गई तो फिर अगला दिन भी गया। और यहाँ पे अब लाहौर जिसने 8 बजे पेश होना है उसने उठ के भी यहाँ से सुबह सुबह उस बेचारे ने यहाँ पर निकलना है और फिर जाके उसने लाहौर जो है वो पेश होना है। और एक जिस तरह आपने बात की सुबह की डेट, और कई दफा ऐसे होता है कि आप पहुंचते हैं तो डेट पड़ जाती है, होता भी कुछ नहीं, फिर बंदा कहता है यार मैं खर्ची करके मैं आया। तो ऐसे जो मामला है वो भी होंगे। और दूसरा हमारे जो वकला हैं वो मजीद अच्छे नौजवान वकला जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि उनको यहीं पर अपने शहर के अंदर जो वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश होने का मौका मिल जाएगा। यहाँ जो जस्टिस साहिबान है उनके सामने जो है वो अपने जिरा करने का जो उनको मौका है वो मिलेगा, दलाइल देने का जो मौका है वो मिलेगा, तो वो जल्द से जल्द जो है वो पॉलिश होंगे। अब बाज़ दफ़ा यहाँ पर ऐसे होता है कि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला भी जो वकला है वो एक हफ्ते के अंदर 3 बार या 4 बार वो लाहौर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अब मतलब उन्होंने जाना है तो इस मीन कि उनका कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा है एक हफ्ते का अगर उन्होंने लाहौर जाना है। और फिर दूसरी बात वही कि अगर उनको डेट नेक्स्ट डे की पड़ जाए, फिर रात उन्होंने वहीं पर रुकना है, फिर अपना खाना भी है, सारा निज़ाम उन्होंने करना है। तो इस तरह ये जो बहुत सारे जो वकला हैं नौजवान वकला वो इसके बाद जो है वो लाहौर जाते ही नहीं, वहाँ पर पेश होते ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतना खर्चे नहीं होता, तो वो यहाँ पर पेश होते हैं। दूसरा फिर इसके साथ साथ ये होगा कि हमारी जो अगर लाहौर हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पर बनता है तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसका वो पंजाबी के अंदर ना कान खींचे जाएंगे, फिर वो शहर के काम होंगे। क्योंकि ये होगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होगा तो अब इनको ये पता होता है कि यहाँ पर जो मौजूदा अदालतें इन्होंने कौन सा हमें तलब करना है, अगर कर भी लिया तो किसी जूनियर को भेज दिया या अपना कोई जो असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं उसको भेज दिया और जाके उसने अपना जो जवाब है वो जमा करवा दिया वो। लेकिन जब यहाँ पे जस्टिस साहिबान होंगे या चेक एंड बैलेंस होगा तो वहां पर जो है वो अब इनको भी पता चलेगा कि भाई जल्द से जल्द एक्शन होगा हमें यहाँ पर। क्योंकि अब अक्सर जब आप लाहौर हाई कोर्ट की खबरें सुनते हैं तो आपको मिलेगा आईजी पंजाब जो है वो वहां पर पेश हुआ, तो वहां पर वो एक नॉर्मल बात होती है। और आईजी साहिबान जो है जो जब पेश होते हैं उनको पता होता है कि अब
अगर हमने कोई गलत काम किया तो अदालत हमारे कान खींचेंगी। लिहाजा हमने जो असल बात है या जिस मुकदमे के हवाले से अदालत ने हमें बुलाया है, तो हमने उस पर ठीक ठाक अच्छे तरीके से फेयर तरीके से काम करके जाना है। या अदालत ने अगर किसी मामले पर रिपोर्ट तलब किया तो हमने जो रिपोर्ट देनी है वो बिल्कुल उसमें फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो ठीक हो। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, जिसके बाद जो थोड़ी ब्यूरोक्रेसी है या जो पुलिस है उसको भी थोड़ी बहुत आज़ादी होती है। तो जैसे ही वो बेंच जो है यहाँ पर बनेगा, काम शुरू होगा, चाहे वो जो है वो बजरिया वीडियो लिंक ही क्यों ना हो, क्योंकि पेश तो फिर होना पड़ेगा सबको। तो उससे ये भी हमें फैसलाबाद की जो आवाम है उसको ये भी फ़ायदा होगा कि चलो जी हमारे जो काम है वो बेहतर तरीके से हो रहे हैं। इसके साथ साथ बाज़ जो साइलिन की अगर बात करें तो ऐसे मैंने गरीब लोग भी देखे हैं यहाँ पर कि उनको यहाँ पर लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है, उनके पास इतने हनान भाई पैसे नहीं होते कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाके इसके खिलाफ अपील कर सकें। पिछले दिनों में मैं यहाँ पर ये फैसलाबाद की बात तो नहीं है, वो यहाँ पर एक शख्स था तो उसको सजाए मौत हुई लोअर कोर्ट से, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सके। वो बता रहा था कि मैंने जो है वो अपनी ज़मीन बेची। उस पर यहाँ पे खर्चा क्यों आता है कि अब अगर कोई साइल है तो उसने जाना है, और जब भी साइलिन या मुद्दई पार्टी की जाने से या जिसको सजा या उस फ्रीक की जाने से किसी ने भी जाना है तो उन्होंने कम से कम 3-4 लोगों ने जाना है। एक तो 3-4 लोगों का खर्चा आएगा, फिर वहां पर अगर उन्हें यहाँ पर वकील करना है तो वहां पर लाखों में वकील होते हैं, तो उनको वो भी करना पड़ना है। तो इस वजह से बाद लोग जो ऐसे गरीब हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका ये होता है कि हम कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर बाज़ दफ़ा जो इंसाफ का जो हसूल है वो मुमकिन नहीं होता, सिर्फ इस वजह से कि उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना पड़ता है, वहाँ पर खर्चा ज़्यादा आता है, वहाँ पर पैसे ज़्यादा होते हैं, तो लोग यहीं पर जो है वो रुक जाते हैं। अगर हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पर बनेगा तो ये भी हमारी जो आम आवाम है या जो गरीब साइलिन है, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान है यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है कि बेगुनाह लोगों को मुकदमात में फंसा दिया जाता है। तो इस तरह के जो मामलात होंगे साइलिन को जहाँ पर इंसाफ लेने के लिए लाहौर के धक्के खाने पड़ते थे, तो उनको भी ये जो एज है वो मिल जाएगा। तो इस हवाले से जितनी बातें की हैं ये इंशाल्लाह तभी पूरी होंगी जब यहाँ पर जो बेंच है वो बनेगा। तो चलें जी, बहार के लिए उम्मीद तो हर शख्स रखता है और हम भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ये शहर जिस तरह से बाकी कामों में तरक्की की तरफ जा रहा है, कोर्ट्स के हवाले से भी तरक्की होगी। तो हमारे साथ नारू साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताएं अली कि हमारे यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल जा रही है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी वहाँ पे जाएं तो कुछ ना कुछ शॉर्टेज होती है, दालों की शॉर्टेज हो, घी की शॉर्टेज हो, सब्सिडाइज रेट पे वहाँ पे चीज़ें होती हैं ना, और मुबैना तौर पे ये भी सुनने को मिलता है कि इस यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें निकाल के दूसरे स्टोर वालों को बेच दी जाती हैं ताकि वो नॉर्मल रेट पे दोबारा इसे सेल आउट कर सकें, इस वजह से चीज़ें वहाँ पे शॉर्ट रहती हैं। इज दैट ट्रू? हनान भाई, दोनों जो आपने मुद्दे उठाए हैं वो मैं पहले मुद्दे पे बात कर लूं कि जो चीज़ों की शॉर्टेज है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर आए रोज़ का मसला है, वो कोई नई बात मतलब कि अब नहीं रही है। आप देख लें, यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो जंग रोड के हों, वो मिल्लत रोड के हों, वो रियाज शाही चौक के हों, वो पीपल्स कॉलोनी के हों, हर जगहों पर आपको जो शहरी हैं वो नज़र आते हैं और चीज़ें महदूद होती हैं, शहरी ज़्यादा होते हैं, चंद लोगों को मिल पाती हैं और बकिया जो है वो खाली हाथ वापस जाते हैं। और बिलखसूस वो अशिया खुरोनोश जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब कि उनमें आप लगा लें चावल है हमारा, घी है, चीनी है, आटा है। आटा तो मतलब कि 1 घंटे के लिए आप लगा लें कि यूटिलिटी स्टोर पर अवेलेबल होता है, बकिया फिर वहां पर इंतजार करना पड़ता है कि कब नया आएगा आटा, कब मिलेगा और कब हम घरों को जाएंगे। ये भी सच्ची बात है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे काम करने वाले फिर अपने जानने वालों को नवाजते हैं पहले। ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स का मुद्दा नहीं है हनान भाई, ये हमें हर तरफ ये देखने को मिलती है चीज़ कि जहां पर सिफारिशी जो हमारा निज़ाम है, सिफारिशी सिस्टम है, ये हमें ले दे गया है और इसके बड़े ज़्यादा मतलब के निताए जा रहे हैं, बुरे निताए जा रहे हैं कि वो इससे पीछे रह जाता है। मतलब कि हर बंदे के पास कहां पर सिफारिश है, और आप जब एक कितार जब आपने लगा दी है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको मुनज़्ज़म अंदाज में चीज देनी पड़ेगी, आप मुनज़्ज़म अंदाज में दें। मैं अपने नाज़रीन से यहाँ पे लाजमी तौर पे मुखातिब होना चाहूंगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से या इंतजामी अमूर के हवाले से कोई भी शिकायत हैं आपको, तो उसके बारे में अगर आप सवाल करना चाहते हैं, इंतजामिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे शो में लाजमी तौर पे आप शिरकत कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ करना ये होगा कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और शो में शमूलियत इख्तियार करें। आपका जो भी सवाल होगा हम मुमकिन कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसका जवाब जो है वो आपको दे सकें और अरबाब इख्तियार तक आपकी आवाज़ पहुंचा सके। जी नारू, आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो जो हमारे बीट रिपोर्टर हैं फजील साहब, वो डेली की बुनियाद पर बता रहे हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स है वहाँ पर अशिया खुरोनोश की कमी है और इंतज़ार करना पड़ता है। और ना सिर्फ अशिया खुरोनोश की कमी है, बल्कि बसा औक़ात देखा गया है कि जो सरकारी रेट्स हैं
उनसे ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर। इस पे हमारी जो रिपोर्टर है खिलजा वो भी रिपोर्ट कर चुकी हैं। तो अगर हमारा जो यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर का डायरेक्टली मतलब ये ले लेते हैं हम कि जो सरकार के ज़ेरे निगरानी काम कर रहा है, जहां पर सरकारी रेट्स में आपको चीज़ मिलेगी और हर चीज़ मिलेगी, अगर वहां पर शॉर्टेज आती है तो हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि एक आम दुकान पर हमें वो चीज़ मिल पाएगी और सरकारी रेट्स पर मिल पाएगी? तो ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स हैं, हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम, अगर आप रिलीफ आवाम को आम जगहों पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, कम से कम आपके जो ज़ेरे निगरानी यूटिलिटी स्टोर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अशिया खरोनोश की जो किल्लत है उसको दूर करें। ना सिर्फ दूर करें बल्कि उनको वाफर मिकदार में वहाँ पर रखें कि जहाँ पर आने वाले शहरी कम से कम यूटिलिटी स्टोर से मायूस होकर वापस घरों को ना जाएं। और बिलखसूस जो हमारा घी है, चीनी है, दालें हैं, चावल है, आटा है, इसकी तो किल्लत होनी चाहिए ही नहीं वहां पर। बेसिक्स है ना, ये बुनियादी चीजें हैं और इसी के लिए आवाम को महंगे दामों आम स्टोर्स पर जाना पड़ता है, वहां से खरीदते हैं। और मसला ये है कि हमारा मजदूर बेरोजगार होता जा रहा है, महंगाई का दौर दौरा है हर तरफ। ये पिछले दिनों हनान भाई मैं अर्ज करना चाहूँगा आपसे, मैं उसकी तरफ बात ले जाना चाहता हूँ कि मजदूरों के साथ मैं महवे गुफ्तगू था, उनके साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर कई दिहाड़ियाँ नहीं लग रही हमारी, अब हम अपना पेट पालें, अपने बच्चों का पेट पालें, घर कैसे चलाएं, बिल आते हैं, क्या करें। अब महंगाई में घर किसने बनाना है? घर बनेगा, मजदूर जाएगा, उसको मजदूरी मिलेगी, उसको उजरत मिलेगी, उसकी दिहाड़ी लगेगी। एक घर नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, आपके पास किसके पास पैसा है इस दौर में? बामुश्किल वो अपने बिल अदा कर यूटिलिटी बिल अदा कर पा रहा है, वो घर का राशन बामुश्किल पूरा कर रहा है, अपने बच्चों की फ़ी दे रहा है, अपना निज़ाम चला रहा है। और महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, हमें हर तरफ मसाइल दर मसाइल नज़र आ रहे हैं, फैसलाबाद कम और मसाइलिस्तान ज़्यादा लगता है। तो जब ये सारी सूरत हाल होगी तो आम शहरी का जो सर्वाइव करना है, आम शहरी के लिए अपना रोज़ बसर गुजर बसर जो करना है वो खासा मुश्किल होता जा रहा है। और वहाँ पर अब जो मजदूर तबका है वो देख रहा है, वो हुक्मरानों की तरफ देख रहा है, कम से कम मजदूरों को रिलीफ फराहम किया जाए। और पिछले दिनों यहाँ पर हमारे माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर नदीम सुहेल, वो अर्ज कर रहे थे कि आपने चलें आप सब्सिडी नहीं दे पा रहे सबको, कम से कम आप निचले तबके को सब्सिडी दें जो ज़्यादा पिस रहा है महंगाई में सब पिस रहे हैं, लेकिन जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास उनकी तनख्वाहें कम हैं, वो उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही हैं, आप कम से कम उनको सब्सिडी दें और उनको सब्सिडी वो पहुंचे भी। ये ना हो कि आपने उनके नाम पे सब्सिडी दी है लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद हनान भाई वो है हमारे शहरियों की, हमारे मजदूरों की, जिनको पता ही नहीं होता कि हमारे लिए रिलीफ का ऐलान किया गया है। वो रिलीफ उनको कैसे मिलना है, उन्होंने क्या करना है, कौन सी चीज़ें करने के बाद उन तक वो चीज़ें पहुंच पाएंगी। तो जब अब ये दूसरी जो चीज़ है, जब हमने रिलीफ का ऐलान किया है तो हम बाकायदा प्रोसीजर चलाएं। आप इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, आपने प्रिंट मीडिया में अपनी कैंपेन चला दी, या आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी कैंपेन चला दी, या आपने अपनी कैंपेन चलानी है कि मैंने फलां जगह पर सड़क तमीर करवा दी है, वो पूरा महीना आपकी कैंपेन चल रही है। लेकिन जब आपने मजदूर के लिए रिलीफ का ऐलान किया, क्या उसके लिए आप कैंपेन नहीं चला सकते? नाज़िर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम, कहाँ से बात कर रही हैं? जी इमाबाद से। जी मैडम बोलिए, क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है आप? जी मैं कह रही हूँ, मैंने दुकान से आटा खरीदने चाहा था सरकारी पहला, तो वो 150 रुपए किलो दे रहे हैं। वो ऐसे दे ही नहीं रहे थैला आटे का। ठीक है, बहुत शुक्रिया तस्नीम। दुकानों पर, आम दुकानों पर देने की बजाय यूटिलिटी स्टोर पर अगर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी शुक्रिया तस्नीम साहबा, आपके सवाल का हम लाजमी तौर पे जवाब देंगे, लेकिन ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ बने रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तस्नीम साहब हमारे साथ मौजूद थी गुलाम अहमदाबाद से। नाज़िर साहब वो इशू बता रही थी कि 150 रुपया किलो आटा जो है वो आम जनरल स्टोर से मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर एक जनरल स्टोर का ये इशू नहीं है, हर जगह पर यही मामला है। और बेशतर हम बता रहे हैं, हम ज़िले इंतज़ामिया को आगाह कर रहे हैं कि जनाब फलां जगह पर ये
इशू है, आप करें प्राइस कंट्रोल। जो आपका सेल है, मैनेजमेंट है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर नज़र आती है? दिन दिहाड़े अगर आटा जायद कीमतों पर गरा फरोश बेच रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं? अब मुद्दा ये भी है, और मुद्दा दूसरा उन्होंने ये भी उठाया है कि ये वो आटा है जो सरकारी आटा है, सरकारी थैले लेकर उनको खोलकर जो है वो दूसरी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है, यानी कि डबल काम किया जा रहा है। यही तो मसला है। मोहल्लों के अंदर कोई भी शख्स इतनी शक्कत नहीं रखता कि वो जाके पूरा को पूरा अगर थैला खरीद रहा है, क्योंकि दिहाड़ीदार बंदा है या डेली वेजेस के ऊपर जो काम कर रहा है, उसका इश्यू ये होता है कि रोजाना दिहाड़ी मिलनी है, उसमें से एक पोर्शन पैसों का निकाल के उसमें आटा खरीदना है, उसी में उसने घी लेना है, पाइया पाइया आधा आधा किलो करके, ठीक है ना, उसी में रोटी बनानी है, सब कुछ करना है। अब वहां पे ये है कि अगर उस पर सील लगी भी है, लिखा भी हुआ है कि जनाब ये आटा जो है वो गवर्नमेंट रेट पे ऊपर सेल हो रहा है, ये नॉट फॉर सेल है किसी दुकान के लिए या व्हाट्सएवर, लेकिन इसके बावजूद भी उसे फिर खोल के शापरों में भर के बेचा जाता है ताकि वहां के लोग जो हैं वो कम और दुकानदार जो ज्यादा मुस्तफीद उससे होते हैं। तो इसके ऊपर अब तक कोई एक्शन हुआ हो, कोई दुकानें सील हुई हो, कोई आपकी नजर में हो कि ऐसी कई दुकानात सील की हैं। जब हम एक पहलू बता रहे हैं तो उसका दूसरा पहलू भी जिम्मेदारी है हमारी बताना कि जो कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन वो कार्रवाइयां महदूद हैं, वो उस कदर नहीं है जिस कदर ये जुर्म हो रहा है, जिस कदर ये काम हो रहा है। जहां हर स्टोर पे आप चले जाएं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जो नामी ग्रामी स्टोर्स हैं, हमें पता है कि वहां पर ये चीज हो रही है, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, होनी चाहिए। अब जो शहरी हैं वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब एक शहरी कितनी आवाज, हनान भाई जो सवाल उठता है, एक शहरी क्या करेगा जिसके पास वो 2 किलो आटा खरीदने जा रहा है, वो 2 किलो आटे के हसूल के लिए अगर उसको वो सरकारी रेट में नहीं मिल रहा है तो वो कहां से कितनी आवाज बुलंद कर सकता है? यहां पर हमारी ज़िली इंतजामिया जो है, हमारी प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट है, जो सेल हैं, उनको एक्टिव होने की जरूरत है कि जब किल्लत है, बहरान है, आप इस दौरान एक्टिव हों। आप इस दौरान, आपका ज्यादा होना, एक्टिव होना आपकी जिम्मेदारी है। आप इस काम के पैसे ले रहे हैं, आप मुलाजिम हैं, आप काम कर रहे हैं, आप इस दौरान ज्यादा एक्टिव हों जब बहरान है, जब लोगों को आटे की किल्लत का सामना है, उनको आटा मिल नहीं रहा। आप जाएं, दुकानात पर जाएं, ट्रक पॉइंट आपने लगा दिए, वेरी गुड, अच्छा काम किया आपने कि उनको सरकारी रेट में मिल जाए, लेकिन आप दुकानात पर जाएं जहां पर ट्रक पॉइंट नहीं लगे, उन इलाकों में बिलखसूस जाएं और वहां पर देखें आया कि सरकारी रेट में 1 किलो 2 किलो आटा बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है। अगर वो आटे का थैला, सरकारी आटे का थैला खोलकर चक्की के दामों में बेचा जा रहा है तो ये खुली खुली ज्यादती है और इसके ऊपर कार्रवाई करनी बनती है। आप नहीं समझते कि ये इंतजामिया के जो ऑफिसर्स हैं मोस्टली गाड़ियों पे प्रोटोकॉल के साथ घूमते रहते हैं? कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, मोटरसाइकिल पे बैठे मोहल्लों के अंदर निकल जाएं। आप जाएं गुलाम अहमदाबाद की दुकानों के ऊपर, जनरल स्टोर्स के ऊपर जो गली मोहल्लों के अंदर मौजूद है, वहां पे जाके जरा एक आम आदमी की तरह आटे को खरीद के दिखाएं और फिर उनके ऊपर कार्रवाई करें। लिस्ट ले लें, कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ लें जैसे मैंने पकड़ी हुई है, वहां पे जाएं, लिखते जाएं, जहां जहां से आटा आपको महंगा मिल रहा है लिखते जाएं। अगले दिन आप उन स्टोर्स के ऊपर, क्योंकि आपकी आंख देखा मंजर होगा, उन स्टोर्स के ऊपर आप अपनी टीम भेजें और उनको सील करवाएं। लेकिन ये काम होता ही नहीं है। और जितने भी मतलब मैं जितने सारों का तो नहीं कहूंगा, बल्कि बहुत सारे ऑफिसर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो सूरत हाल हमें जो सिचुएशन दिख रही है वो थोड़ी सी अजीब है। हाँ, अगर ऑफिसर्स की तादाद कम है, हमारी जो कह लें कि हमारी सिटी की लोगों की तादाद ज्यादा है, स्टोर्स की तादाद ज्यादा है, जनाब आप लाहे अमल तो बना सकते हैं, आप अपने अमले को तो ट्रेन कर सकते हैं, आप कमेटी को तश्कील दे सकते हैं, आप यूनियन काउंसिल के ऑफिसर्स जो सेक्रेटरीज हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, कुछ ना कुछ किया जा सकता है। आप थिंक टैंक होते हैं, सीएसएस ऑफिसर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे कंपिटेंट पढ़े लिखे टीम होती है जी, हमारी टीम होती है उनकी, तो इसका कोई ना कोई हल तो भाई यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, अगर आप सरकारी गाड़ी में जा रहे हैं, अगर हमारा जो तरीकाकार है, बीइंग अ सहाफ़ी, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अगर मेरे हाथ में लोगो होगा और मैं किसी दुकान से जाके पूछूंगा कि भाई आप आटा किस रेट पे फरोख्त कर रहे हैं, तो वो हरगिज नहीं बताएगा कि मैं महंगे दामों बेच रहा हूँ। उसने कहना है जी रेट लिस्ट लगी हुई है, मैं रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुलाजिम है सरकारी और आपके पास प्रोटोकॉल है, तो आप इस हालत में जाके लोगों से, जैसा कि आप अर्ज करें कि भाई आप आ जाओ बाइक पर, आप आम शहरी की तरह सफर करो, आप चलवा लो पता, वो जो फिल्मी सीन है ना, वो एक्चुअल में होने वाली जरूरत है। वो फिल्में फिल्मी होती है, ठीक है ना, ये कहते हैं ना फिल्म चलाना, ये फिल्मी होता है, ये एक्चुअल में होने वाली। जिस तरह अभी आपने बात की कि कोई भी जो सरकारी अफसर है उनको वहां इस तरीके से जाना चाहिए। आपको पता है, मुझे पता है, नारू को पता है, जितने लोग हैं, जो भी लोग बाजारों में जाते हैं, उनको पता है कि आटा नहीं मिल रहा, जहां से मिल रहा है महंगा मिल रहा है या ब्लैक में मिल रहा है। तो क्या वो अफसर जिनके पास इतनी टीम है, इतने लोग उनके बाजार में होते हैं, क्या उनको नहीं पता होगा?
उनको पहले ही पता है कि कहाँ पे आटा जो है वो महंगा मिल रहा है, और कौन सा जो मुबैना स्टोर तौर पे है वो वही तो दे रहा है, शामिल सब होते कुछ हो रहा होता है। मतलब आप देखें जिस स्टोर के पास से आटा महंगा मिल रहा होगा, वहां पर आटा सबसे ज्यादा पड़ा होगा। कैसे चला गया उसके पास आटा? मतलब अगर ठीक है स्टोरों को उन्होंने देना, कोई उन्होंने अपना स्ट्रक्चर या नारू बेहतर बता सकता है कि कोई उन्होंने कोटा तो बनाया होगा कि आया एक दुकान वाले को या स्टोर वाले को 50 गट्टू देने हैं, 100 थैला देना है रोज का, या जो भी बनाया, लेकिन उसके पास उससे भी ज्यादा पड़ा होगा और वो महंगा भी दे रहा होगा और सबको पता होगा। मतलब वो कोई छुप छुपा के थोड़ा ही दे रहा होगा, सबके सामने दे रहा होगा, सबको महंगा दे रहा होगा, जितने लोग हैं उनको पता होगा। लेकिन कोई भी जो हमारी अफसरशाही है कभी इनकी वहां पर नजर ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे क्या होता है मुबैना तौर पर, अब कहना भी नहीं चाहिए लेकिन मुबैना तौर पर लोग जो है वो बात करते हैं, और अक्सर भी हमारे वहां पे देखने में आता है कि इंतजामिया की और दुकानदारों की मुबैना तौर पर मिली भगत होती है। अच्छा आटा हाशिम, उनके ये पास पहुंच रहा होता बताएं, है। कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। वहां पे बड़े जबरदस्त इश्यूज बाज़ देखने को मिलते हैं। हमारे शहरियों के अंदर क्या वो अवेयरनेस मौजूद है? क्या उनको अपने राइट्स पता है कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई उसमें नुक्स निकल आता है, तो कंज्यूमर कोर्ट से किस तरह से रजू किया जा सकता है, किस तरह से नहीं किया जा सकता, और किस तरह के केसेस आपको वहां पे देखने को मिलते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से आप उस्मान भाई माजरत के साथ हमें यहाँ पर भी ये कहना पड़ता है कि वहाँ के पास कंज्यूमर कोर्ट के रिलेटेड जो शऊर है शायद उसकी कमी है, क्योंकि हमें एवरेज कंज्यूमर कोर्ट में सिर्फ हमें फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है, लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है यहाँ पर, सनती शहरी से कहा जाता है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो ज्यादातर सिर्फ 18 से 20 या 25 केसेस से ज्यादा केसेस कभी वहां पर पहुंचे नहीं। उसकी वजूहत क्या है कि हमारे जो आम लोग हैं ना, वो लोग समझते हैं कि यार 2000 दी चीज है, 10,000 वकील ले लेना, केस नहीं करना। हालांकि हमारी अब आवाम जो है उनको ये शऊर देना चाहिए कि भैया अगर आपका केस ठीक है, आप केस विन करते हैं, तो आपको जो अदालत है वो आपके केस की फीस और दीगर हराजात और आपकी जो भी चीज थी या जो भी प्रोडक्ट थी जिस पर इशू था उस हवाले से वो आपको सारी जो है वो आपकी दाद रसी करेगी, आपको जो फीस है आपकी वो भी मिलेगी। लेकिन लोगों को यहाँ पर जो है वो शोर की कमी होती है, जिसकी वजह से वो शायद अदालतों के अंदर जाते नहीं। और दूसरी एक चीज यह है कि हमारी एक बड़ी बेहिसी है हमारी कौम की ओवरऑल, कि हम ये करते हैं कि यार छोड़ो यार 100 या 200 का मामला है छोड़ दो। ये एक बेसिकली एक दुकानदार को या जिसके से आप कोई चीज खरीद रहे हैं उसको एक शहद देने वाला मामला होता है, उसका जो हौसला है वो बढ़ता है कि जी हमारा कोई इशू नहीं। आप कंज्यूमर कोर्ट के तहत जो आप यहाँ हमारे यहाँ जिस तरह ये होता है जी, दुकानदारों ने लिख के लगाया कि चीज की कोई गारंटी नहीं है या जो खरीदा हुआ माल है वो वापस नहीं होगा, लेकिन इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि भाई अगर आप एक चीज है, इवन मैं हूं, मैं अगर ये गिलास भी बेच रहा हूं तो मैं इसकी गारंटी दूंगा, किसी ना किसी तरीके से दूंगा कि भैया अगर यहां से गिरा तो इस तरह टूट गया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब मैं ये कह दूं कि आप ये ले गए घर, आप लेके गए, आप कह दें कि हो सकता है चीज नहीं पसंद आती, घर जाके जब बंदा कहता है तो आप वापस करने, वो कहते हैं जी पहले बताया था कि चीज वापस नहीं होगी। तो कंज्यूमर एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि यार हमारे मतलब कोई भी बायर है हमारे इतने ज्यादा जो वो राइट्स हैं। इवन मैं आपको बात बताता हूँ, पिछले दिन उस हवाले से फैसला भी आया था, वो खबर भी मैंने दी कि एक खातून की जानिब से मेरे हाल में 1300 या 2300 की जो जूती है वो ली गई। तो वो अब 1 साल की शायद गारंटी थी, लेकिन वो दूसरे रोज ही जो या तीसरे रोज वो जो जूता था वो टूट गया। उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो केस कर दिया। उनके हस्बैंड वकील तो नहीं तो ये नहीं मैं कह सकता तो उन्होंने केस किया, अदालत की जानिब से जो है वो दुकान जो है उसको जुर्माना किया गया, खातून को जूते की रकम जो है वो दी गई, उसके शायद नया जूता भी शायद दिया गया। इसके साथ साथ उनके जो अखराजात आते रहे, जारी बात है वो पेशी पे घर से आती थी, अपना काम काज छोड़ के आती थी, तो वो अखराजात दिए गए और साथ वकील की जो फीस है वो भी दी गई। अब जिस दुकानदार के साथ एक दफा ये हो गया, आइंदा वो किसी नए गाहक के साथ ज्यादती कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे, दुकान जो है उसका इमेज भी जो है वो भी खराब होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोग हैं उनको इस हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है, वहां पर जाते नहीं। वन यहाँ पर एक केस ये भी मैंने देखा इस हवाले से कि शख्स था, उसने लहंगा खरीदा तो उसके जो बटन थे शायद वो नहीं थे ठीक, उसने वहां पर केस कर दिया। उसने कहा कि मैंने अपनी बेगम को भेजना था शादी के लिए और ये इसके बटन नहीं ठीक है, जो है वो लगाए नहीं गए टेलर की जानब से ठीक, और उसको भी अदालत की जानब से इंसाफ जो है वो फराहम किया गया, उसकी दाद रसी जो है वो की गई। अब क्या है कि उस शख्स को अवेयरनेस थी, वो वहां पर चला गया। अब जिस भी टेलर ने किया, चाहे उसने अच्छे पैसे लेके बुरे बटन लगाए या महंगे के लेके सस्ते लगाए, जैसे भी उसने जो है उस शख्स के साथ बेईमानी की, तो अदालत ने उस शख्स को भी इंसाफ जो है वो फराहम किया। अच्छा, थोड़ा सा फूड के हवाले से भी मुझे बताएं, ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे भी अगर आपको अच्छा खाना ना मिले तब भी आप जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं? बेसिकली अगर तो देखना कि अगले बंदा जो है या कोई भी जो बेसिकली कंज्यूमर जो कोर्ट है वो हर बायर के लिए है, कोई भी चीज़ आप जब खरीदते हैं उसके लिए। लेकिन इसमें यह आ जाता है कि बेसिकली मामला जब आ जाता है प्रूफ के हवाले से। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कह देते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में आप जाते हैं और आप कह देते हैं कि मैं इस होटल पे या मैरिज हॉल पे या रेस्टोरेंट पे गया हूँ, वहाँ पर जो सालन है वो ठीक नहीं था, आपने पिटीशन अपनी दायर कर दी।
अब जब वहाँ पे प्रूफ देने की बारी आएगी 1-1.5 माह बाद, वहाँ पर वही मौका पर तो सालन का वैसे ही कोई हाल नहीं रह जाना, तो आप वहाँ पर कैसे साबित करेंगे? इस हवाले से जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं वो यहाँ मुख्तलिफ मेरे हाल में पंजाब फूड अथॉरिटी है वो इस हवाले से बनाएगी, और शायद वो जब केस बिल्ड करती है तो उस हवाले से उसका भी कुछ होगा, लेकिन इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से जो है वो मुझे ज़्यादा वजाहत नहीं है। लेकिन इसके लिए यही बनाई गई है क्योंकि हनान भाई ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, अब फारिज अगर कोई सालन है तो उसको अगर किसी को ठीक नहीं मिला तो 12-14 घंटे बाद वो वैसे ही ख़राब हो जाएगी जब बाहर पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है फ़ौरन क्विक रिस्पांस, जो फोर्स टाइप जो वो चीज़ें चाहिए। अब जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी का इशू आया है, कहीं पे भी आप फ़ौरन कॉल करें वो पहुंच जाए, वहीं पर मौके पर जो वो चेक करें उसका सैंपल लें टेस्ट, और वहीं पर जो आपको जुर्माना हो जाए। क्योंकि जब चीज़ें एक अदालतों में जानी होती है तो कम से कम भी उसको 6 माह तो लगने ही लगने। तो ऐसी चीज़ों का फिर कल को जो प्रूफ देना होता है वो काफ़ी ज़्यादा साइल के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसके वजह जो इस तरह के केसेस हैं वो कंज्यूमर कोर्ट में हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि अब एक चीज अदालत ने तो सबसे पहले देखना है कि आपके पास प्रूफ क्या, आपका जो केस है वो सारा किस चीज पे बिल्ड किया गया, और कोई भी खाने पीने की जो चीज है उस पर। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी रहनुमाई के लिए और अपनी नाज़रीन की रहनुमाई के लिए लाजमी पूछना चाहूंगा, जैसे ये जूता टूटने वाली कहानी थी आपने बताई, तो जूता तो वो खुद भी तोड़ सकता है, तो यही बटन तो वो खुद भी और लगा सकता है, इसके ऊपर फिर किस तरह से तायुन करती है कोर्ट? बेसिकली यही अदालत का काम है, क्योंकि अदालत का काम है हनान भाई इंसाफ फराहम करना, और केसेस में जो इतना टाइम लगता है उसका होता ही है कि अदालत जो अब ये अदालत पर है कि अदालत को टीम बना दे कि ये जूता जो है वो चेक करो, या अदालत जो है अपने तौर पर जो है वो चेक करे। बेसिकली होता ही है, जिस तरह मैं सादा लफ्जों में, या वो कहते हैं जुगाड़ी अंदाजा लगाने का एक तरीका ये भी है कि अगर किसी का हनान भाई कोई भी किसी का जूता टूटा है ना, या वो जानबूझ के अपना जूता तोड़ के ना अदालत में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा, क्योंकि वो जूता वही तोड़ेगा जिसको कंज्यूमर कोर्ट के मुतालिक जो है वो शऊर होगा, उसे पता होगा कि जूता तोड़ के जाऊंगा वहां पर दुकानदार को फाइन होगा। और जब उसे पता होगा ना जानबूझकर मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि कल को अगर केस हार गया तो उसको दूसरी साइड को भी पैसे देने पड़ने हैं, या जो भी अदालत जो फाइन करेगी वो भी करेगी, इसके साथ साथ मुमकिन है उसको 3 साल कंज्यूमर कोर्ट के धक्के खाने पड़ जाए। तो इस तरह कंज्यूमर कोर्ट में अमूमन जो है नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह के मसाइल हों भी तो बेसिकली अदालत का काम ही इंसाफ फराहम करना, ये अदालत पर, और ये मुतलका जो जिसे हम प्रिजाइडिंग अफीसर या जज भी आप कह लें सादा लफ्जों में जो होते हैं कंज्यूमर कोर्ट के, ये उन्हीं पर है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं। बेसिकली उन्होंने तो सादा लफ्जों में बात करें तो उन्होंने तो फैसले ये करना है कि आया जूता जो है वो क्यों टूटा या कैसे टूटा, तो ये फैसला उन्हीं पर है, वही फैसला करेंगे। आया कि वही टीम बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं कि आया चेक करें, ये भी मुमकिन है कि वो बना दें कि आया चेक करें कि इस दुकान के हवाले से पहले भी कोई शिकायतें तो नहीं आई, अगर पहले शिकायतें आई हैं तो वो इस नीयत की हैं या किस नीयत की हैं। तो ये सारे मामला गुज़िश्ता मामला को देख के और जो सबूत है उसको मद्देनजर रखते हुए जो अदालत है उसकी जानिब से फैसला किया जाता है। लेकिन हमारी जो अदालतें हैं माशाल्लाह उनकी जानिब से हमें मुकम्मल जो है इंसाफ फराहम मिलता है, और हमारी जो उम्मीद है वो अदालतें ही हैं। तो अदालतें जो है स्पेशली कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो वो इंसाफ फराहम करती भी हैं इस हवाले से। तो हम ये बड़ा नामुमकिन सा लगता है कि किसी को जो है वो जानबूझकर जो अदालत है वो थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से भी मुझे कंसर्न था कि ये जो अदालतों के अंदर गुज़श्ता रोज़ में देखने में आया कि अदालत के अंदर भी एक शख्स ने 2 लोगों को कत्ल कर दिया। तो ये इतने हसास इदारे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर क्रिमिनल्स के जो गुफ्तगू है वहाँ पे और उनके जो केसेस है उसके हवाले से डिस्कस हो रहा होता है। इसके ऊपर मैं मज़ीद गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन शो का वक्त क्योंकि कम है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है हमने और ब्रेक भी लेनी है। तो आप दोनों का जनाब बहुत शुक्रिया, आज के शो के अंदर आए, हमारे शो को 4 चांद लगाए। नार साहब आपका भी शुक्रिया, हाशिर साहब आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहना है आपने। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी कोशिश होती है कि मौजूदा सूरत हाल चाहे वो किसी भी हवाले से हो उससे आपको आगाह रखा जाए। तो जनाब महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, फिर थोड़ी सी कम होती हैं, फिर मज़ीद महंगी हो जाती हैं। तो ये भी एक टेक्निकल्स हैं कि जिस तरह से चीज़ को महंगा किया जाता है उस हिसाब से उसे सस्ता जो है वो नहीं किया जाता। आहिस्ता आहिस्ता कीमतें हर चीज़ की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और यही वजह है एशिया खुरोनोश में भी जो होशरुबा इजाफा रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, आम आदमी उसको लेकर काफ़ी परेशान है। तो क्या सूरत हाल रहेगी सब्जियों की, देखते हैं आज के भाव में। जी बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की और चिकन की, और इसके साथ साथ जो एशिया खुरोनोश है कितना इजाफा हो रहा है उसमें और कितनी कमी आई है? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज हफ्ते की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है।
रेड लिस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले पता ट्रिपल सेंचुरी 301 रुपए दर्जन के ऊपर बरकरार हैं गुज़िश्ता रोज कीमत के ऊपर। जबकि बात करें सब्जियों में, तो सब्जियों में तेजी और साथ कुछ सब्जियां कम होती भी दिखाई दे रही, लेकिन हफ्ता भर तेजी हमने रिकॉर्ड की है, जबकि फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। आलू का छिलका 2 रुपए महंगा हुआ है, 30 से 32 रुपए किलो हो गया है। प्याज 3 रुपए सस्ता हुआ है, 233 से 230। टमाटर 5 रुपए सस्ता हुआ, 55 से 50। अदरक थाईलैंड 5 रुपए सस्ता हुआ, 470 से 465। सब्ज मिर्च 13 रुपए किलो महंगी हुई है, 92 रुपए से 105 रुपए किलो हो गई है। बैंगन 5 रुपए सस्ते हुए हैं, 90 रुपए से कम होकर 50 रुपए किलो पे आ गए हैं, 85 रुपए किलो पे आ गए हैं। मटर सब्ज 10 रुपए सस्ते हुए हैं, 125 रुपए से 115। सेब सफेद 190 पे, सेब काला कुल्लू 255 पे, अमरूद 75 रुपए किलो, केला 165 रुपए दर्जन के ऊपर है। अंगूर टॉफी 310, अनार कंधारी 370, अनार बदाना 520 रुपए पर कायम है। माल्टा शक्री 142, मौसमी 132, फ्रूटर माल्टा 170, किन्नू स्पेशल 250 की कीमत के ऊपर बरकरार है फी दर्जन के हिसाब से। पूरे हफ्ते के अंदर महंगाई इतनी बड़ी है कि 2% से जायद महंगाई जो है वो रिपोर्ट की जा रही है, और जो कि इस हफ्ते के आगाज के अंदर भी हमने बताया हर रोज की बुनियाद के ऊपर कीमतें ऊपर जाती दिखाई दे रही थी, जिसमें प्याज था, जिसमें अदरक था, जिसमें टमाटर थे। जबकि सस्ता प्रोटीन तो वैसे आम आदमी के पहुंच से सस्ता नहीं, महंगा तरीन हो चला है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। चीज़ें कुछ सस्ती तो हुई, लेकिन सस्ते होने के बावजूद भी उनके रेट्स क्या हैं ये सुन के काफ़ी परेशानी होती है। आम आवाम की पहुंच से चीज़ें जो है वो बहुत दूर हो गई हैं। जैसे रेट्स में अनस्टेबिलिटी है, उसी तरह हमारे मुल्क के अंदर सियासी अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाहे वो मुल्की सतह पे हो, प्रोविजनल सतह पे हो, या फिर शहर की सतह पे हो। हर जगह जो देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि भागदौड़ लगी हुई है। सियासी कारकुनान जो है वो आजकल मुतहरिक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। कुछ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि लेट होंगे, लेकिन अलबत्ता अब इस मैदान जंग में, जो कि वोटों का मैदान जंग होगा, उसमें उतरना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, किसी ना किसी को आना पड़ेगा। और यहाँ पे आके जो जंग लड़नी है उसके लिए तैयारियां अब जोरों शोरों से जो है वो शुरू कर दी गई हैं। बगल किसी भी वक्त बचा दिया जाएगा। इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे वो अपने हलकों में नजर आएंगे। तो इन चीज़ों को देख के धड़ेबाजी अब स्टार्ट हो चुकी है शहरों के अंदर भी। पहले मोनोपलीज होंगी अब टिकट्स की, और टिकट्स के ऊपर बहुत सारी पार्टी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हर शख्स की पहले दौड़ होगी टिकट लेने की। और जैसे ही टिकट अनाउंस होगी, हर शख्स की फिर अगली दौड़ जो होगी वो अपने हलके में जाके कंपेन्स करेंगे, वोट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, जो धड़े हैं उनके साथ मिला जाएगा। ताकि हमारे यहाँ, क्योंकि पंजाब में देखा जाए धड़े की सियासत बहुत कारामद समझी जाती है, बहुत ज़्यादा चलती है, कल्चर है यहाँ का। तो इसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिनको दावत दे रखी है उनके साथ मैं आपका तारुफ जो है वो करवाता चलूँ। हमारे साथ मियाँ अजमल साहब मौजूद होंगे, जो कि सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ मुजम्मल रजा साहब भी मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद के। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। तो मियाँ अजमल साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ जो है उनसे करते हैं। क्या कहेंगे आप इस दफ़ा? पहले तो टिकट्स के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो लोगों की बड़ी दौड़ें लगी हैं, आए दिन जा रहे हैं वहाँ पे। जमान पाक और इमरान खान से मुलाकातें हो रही है, हर बंदा ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब इधर से मरियम नवाज साहिबा भी पाकिस्तान आ चुकी हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर भी बन चुकी हैं, और कहा जा रहा है कि तंजीम को असर नो एक मजबूती के साथ उभार के सामने लाया जाएगा आवाम के लिए। तो क्या इस दफ़ा टिकट्स के मामले में हमें फैसलाबाद शहर में कोई चेहरे नए चेहरे नजर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए हमारी जो मोहतरमा तशरीफ लाई हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, बिलाशुबा इस दफ़ा उन्होंने वो फैसले करने हैं जो माजी में हम नहीं कर सके, और जो लोग ज़्यादा मार्जिन से हारे हैं उन पे गौर किया जा रहा है। ओवरऑल हमारे टिकट होल्डर्स, हमारी तंजीम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जो नंबर 1 पोजीशन है कि हर इवेंट में शेख एजाज साहब की क़यादत में, चूँकि ये राना सनाउल्लाह साहब का शहर है, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत पहले हो जाती हैं जो पूरे पंजाब में तंजीम के हवाले से होती हैं।
मसलन ये यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारी तंजीम साजी थी, तो पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब के हुक्म से अजी अकरम अंसारी साहब ने और ख़ास तौर पर सिटी सदर शेख एजाज साहब ने और हमने मिल के सबसे पहले पूरे पंजाब में, यानी सबसे पूरे पंजाब से एक माह पहले हमने तंजीम साजी यूनियन काउंसिल लेवल की मुकम्मल करके उनको दे दी। अब मरीम साहबा जो तशरीफ़ लाई हैं वो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा कि जो अहदेदार पहले हैं वो फारग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो काम नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते, किसी की मजबूरी है रज़ाकाराना तौर पे, या कुछ सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, उन पे वो काम करेंगी, और जो एक्टिव नहीं हैं उनको एक्टिव करेंगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि कोई काड़ फजाड़ हो जाएगी आके, ऐसा नहीं होगा। मरीम साहबा भी उसी तंजीम का हिस्सा है जिसका हम है, और वो हमारे चूँकि कायद की आवाज़ है, उनकी बेटी हैं, और उनका पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक वक़ार है, उनकी वजह से लोग बाहर निकलते हैं, उनके फैसलों को लोग मानते हैं। उस घर का मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली का जो एहतराम है वो मियाँ साहब की मौजूदगी में उनको मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आएंगे। पहले मरने में मुझे ये बताएं, गिनी चुनी फैमिलीज हैं, गिने चुने बंदे हैं हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर, स्पेशली देखा जाए तो कैंडिडेट्स ज्यादा जो देखने को मिलते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिलते हैं। मुस्लिम लीग नून में वो जो गिने चुने चेहरे हैं वही बार बार सामने आ रहे हैं, वही फैमिली सामने आ रही है। देखिए जी, आपकी बात से मैं एक बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हमारे शहर में एक बदबख्ती ये भी है कि जो पार्टी कारकुन है, ये हमसे, हमारे लोगों से, ये पार्टी के काबरीन से ये गलती ज़रूर हुई है कई दहाइयों से। सिर्फ यहाँ पर पार्टी के जो लेजेंड कारकुन हैं उनको आगे नहीं लाया गया। लखते जिगर की सियासत में कहता हूँ वो ज़्यादा चली है यहाँ पे, जिसका बैड इम्पैक्ट क्या है। और अब चूँकि हमें किसी घराने से ना कोई दावत है, ना कोई सरोकार है, ना कोई हमदर्दी है, हमें हमदर्दी है सिर्फ अपनी पार्टी से। और क़यादत का भी अब डिसीजन यही होगा कि जहाँ पे हम ज़्यादा बड़े मार्जिन में लूज़ कर गए, जिस हल्के से भी हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, शहर में हो, वहाँ पे पार्टी ज़रूर गौर करेगी। तो रही बात पीटीआई की, वो ज़मान पार्क में टिकट पक्का नहीं करवाने जा रहे। वो इमरान खान की मिन्नत समाजत के बाद वहाँ पे उसकी जान बचाने की मुहिम में चले हुए हैं। उसकी गिरफ्तारी का जो इवेंट आने वाला है उससे बचाने के लिए वहाँ ड्यूटी करने जा रहे हैं। कोई टिकट नहीं है, अफरा तफरी वहाँ फैली हुई है। वैसे माजरत से वो ड्यूटी किस लिए करते हैं ये भी तो आपको इल्म ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं कि उसको खान को बचाना चाह रहे हैं। खान को क्यों बचाना चाह रहे हैं? उसकी नजरों में आना चाह रहे हैं। नजरों में कौन आता है? जैसे टिकट चाहिए होता है। अब जमान पार्क के बाहर ही वहां पे टेंट्स लगे हुए हैं, खेमे लगे हुए हैं। उसमें अगर आपने खिदमत ही करनी है तो सिंपली आप वहां पे जाके खिदमत करें, अवाम की खाना खिलाएं। ये क्यों लिखा होता है? फलां का नाम लिखा होता है, साथ में कैंडिडेट फ्रॉम दिस NA फलां और PP फलां, ये क्यों साथ में? प्रोग्राम घरों में देखा जा रहा है जो जमान पार्क में हो रहा है। जो बीबियां वहां पे जाके रात को, जिस दिन बड़े माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिस दिन 60 अफराद पेशावर में शहीद हुए हैं बम धमाके में, उस दिन भी वहां पे लुच्चर किस्म का डांस हो रहा था जमान पार्क के पास। वो तो पता नहीं कौन सा झंडा चल रहा है, क्या चल रहा है वहां पे। इस मुल्क को डुबो दिया इस खान ने। इस खान ने आके वो मुल्क जिसमें 150 रुपए से भी कम पेट्रोल था, हमारा 110 रुपए का जिस दिन मियां नवाज शरीफ को नाहल किया और इसको अहल बनाया, उस दिन हमारा डॉलर का रेट 110 रुपए था। उस दिन हमारा चीनी का जो रेट वो 55 रुपए था। उस दिन हमारा आटे का रेट 25 रुपए था, ठीक है जी। और पेट्रोल का रेट उस दिन 65 रुपए था। ये उस दिन, ये वो मुल्क है। और ये खान जो अहल आया उसके बाद क्या कुछ हुआ, और जो महंगाई हमारा अभी तक पीछा कर रही है, जिसके आफ्टर शॉक्स हमें अभी तक हमें छोड़ नहीं रहे, वो IMF के साथ जो इसने मुआहदे किए हैं, वो मुआहदे सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, लिखे पड़े हैं। आप जाके उनको देख लें, अपने यूट्यूब पे जाकर देख लें, आप उनको जाकर गूगल के सर्च करके देख लें IMF के साथ ये क्या करके हटे। हमारा तो एक सिंगल मुआहदा नहीं है, हम उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम इससे निकलेंगे अल्लाह के फजलो करम से। अगर ये गवर्नमेंट अदम एतमाद के जरिए आईनी तरीके से हम ना लेते
तो अगले 2 हफ्तों में हम तो डिफॉल्ट कर जाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है रहीम यार खान से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम एक दूसरे की आवाज जो है वो क्लियरली सुन सके। जी जी सर, कर दिया कम। जी बोलें, क्या सवाल है आपका? कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं इख्तलाफ अपना रखना चाहिए एक दूसरे से, लेकिन जहाँ तक के जातियात हो गई है, एक दूसरे पर केसेस और गिरफ्तारियां, इनसे बचना चाहिए। PMLN बहुत बड़ी जमात है, इनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। जो सियासी वर्कर हैं जो PTI के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ढीला हाथ रखना चाहिए। जी असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। असद साहब का ये कहना है कि जो फिर सियासी इंतकाम शुरू हो जाता है ना गवर्नमेंट में आने के बाद, अब पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नमेंट में है, तो इनको जरा हाथ हल्का रखना चाहिए। PTI के लोगों को तंग कर रही है। कोई एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है इनके पास कि हमने किसी को तंग किया हो। जिस तरह इन्होंने हमारे अकाबरीन को तंग किया, उनकी बेटियों में गए और उनको बिला वजह गिरफ्तार रखा है। ख्वाजा साद रफीक को कितने साल गिरफ्तार रखा है। सही कह रहे हैं आप। मुजम्मल साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने मौजू एक महंगाई से बात शुरू की, फिर तंजीम साजी और एक कॉलर की कॉल पे ये सवाल उठा दिया कि हमने इनके खिलाफ इनका घेरा तंग किया हुआ। मैं गुजारिश करूंगा कि झूठे मुकदमे और सही मुकदमात में यही फ़र्क है। जिन पे झूठे मुकदमात बनाए उनके चेहरे पर तमानत और बेफिक्री और गैरत के आसार थे, और PTI जिनके ऊपर घेरा तंग कहती हैं, इनको हमने बयानात नहीं पढ़ाए थे कि आप आर्मी के ख़िलाफ़ बात करें, आप किसी के ऊपर बहतान लगाएं। अगर कानून की गिरफ्त में आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने सियासी इंतकाम लिया। नहीं, ये अल्फाज उनके अपने थे। ये तकरीर मुस्लिम लीग नून ने उनको लिख के नहीं दी थी, और ये सच्चे मुकदमात हैं। रोते हुए निकलते हैं, परेशान होकर निकलते हैं। अब आ जाए महंगाई की तरफ। ये सिलसिला महंगाई का जो आप कह रहे हैं, वाकई अवाम परेशान है, दुख है, मलाल है, और हम चाहते हैं कि इसका हल हो। पहले हमें इसके अवामल देखना चाहिए कि IMF के साथ जो मुआहदात हुए हैं ये हमने नहीं किए। उनकी पासदारी के लिए अब IMF का वफद इस्लामाबाद में आकर बैठा हुआ है। रात PM साहब के जो अल्फाज थे वो यकीन और बेयकीनी के दरमियान में थे, आपने भी सुने हैं। लेकिन हम वो शहरी, वो सियासी कारकुन हैं जो ये गुमान करते हैं कि ये हालात ठीक होंगे। कभी PTI के कारकुन से ये लफ्ज़ सुना है कि खुदा ना खास्ता मुल्क के साथ ही हो? वो सीधा ही कहते हैं कि मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाएगा, मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाएगा। असल में हुआ ये कि 35 साल से जो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करती रही है, कभी मार्शल की सूरत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और 35 साल उन्होंने हुकूमत किसी को करने नहीं दी। उनका आखिरी तजर्बा इमरान खान जब नाकाम हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ना सिर्फ इकरार किया कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इमरान की उन पॉलिसियों की वजह से तौबा कर ली कि आइंदा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। और ये वो लम्हा था जब मुस्लिम लीग नून ने वो हालात की सितम ज़रीफ़ी देखते हुए, हालात के देखते हुए होने के बावजूद अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार हो गए ताकि मुल्क की बेहतरी की जाए। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क के अंदर ये जो सुनामी ने बिगाड़ किया हुआ है, जो तबाही की है, इसे हम बहाली जमहूरियत की तरजीह को छोड़कर बहाली मईशत की तरफ आएंगे। आपने इलेक्शन की बात की है, वाकई ये इलेक्शन का साल है, लेकिन तंजीम साजी और इलेक्शन की टिकट मेरे ख्याल में हमारी शायद तरजीहात अभी बाज़ार इतनी कारकुन की सतह पर आई नहीं है। हमारी बहाली मईशत है, मईशत को कैसे ठीक कह रहे हैं आप। हमारे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, हारून मुखी। एज ए मैं जनरल काउंसलर भी हूँ नून लीग का। जी जी मुखी साहब, क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब।
पूछिए। बात इस तरह कर रहे हैं कि देखें दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रही हैं कि भाई नून लीग ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया। बीच में उसमें अवाम बेचारी कहाँ पे जा रही है? हमें सिर्फ अवाम का बताएं। मैं खुद नून लीग से हूँ, इंशाल्लाह नून लीग का सपोर्टर हूँ। तो फिर देखें अवाम का क्या करेंगी, महंगाई कहाँ पे जा रही है, आपस में लड़ी जा रहे हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अवाम के भी बारे में कुछ सोचें, कोई महंगाई के बारे में कुछ सोचें। ये चीजें एक बार आप ऊपर जा रही हैं ना, ये कभी वापस नीचे नहीं आनी, बेशक कौन सी भी गवर्नमेंट आ जाए। लिहाजा इसके बारे में जो मिडल मैन लोग हैं उनके बारे में सोचें। हम आप लोग तो चलें गुजारा कर लेते हैं, जो बीच का तबका है वो बेचारा बहुत ही पिस गया। लिहाजा इसके बारे में जो चीज उठ जाती है, जो रेट बढ़ रहे हैं, उसको कम से कम नीचे आने की भी कोशिश करें। एक चीज आप ऑयल ही ले लें, जब जा रहा है तो क्या वो वापिस आएगा? मेरे ख्याल में, मेरी 40 साल उम्र है, इस तरह तो कभी कोई चीज वापिस नहीं आती। बाकी आप मेरे से सीनियर बैठे हुए हैं सब लोग, तो आप ज्यादा जानते हैं। ठीक है सर, मैं बहुत शुक्रिया जनाब आपका कॉल करने के लिए। बात तो इनकी काफी हद तक ठीक है कि अवाम गायब हो जाती है सब लड़ाइयों में, तो अवाम के लिए क्या किया जा रहा है, क्या कहेंगे मुजफ्फर साहब? बिलाशुबा महंगाई है और महंगाई का एक तूफान है, बल्कि ये कह लें कि तूफान बदतमीजी ऐसा है कि एक माशी सूरत खराब है और एक इंतजामी है। डॉलर की कीमत और पाकिस्तान की करेंसी की कीमत गिरना और डॉलर का बढ़ना और महंगाई का जोर अलहदा होना, कीमतों का बढ़ना, और ये अलहदा एक इशू है IMF का, इसके असरात अवाम पर पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा इंतजामी इशू, आटा पंजाब गवर्नमेंट ने फराहम करना था गोदामों से निकाल कर, बिल्कुल संभाला जा रहा है। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुजम्मल साहब, मैं चाहता था जहां से आपने बात कट की थी वहीं से कंटिन्यू कर। मैं कह रहा था कि एक मुआशी बहरान है, एक इंतज़ामी बहरान है। हारून मुखी साहब ने बतौर शायरी बात की और बतौर सियासी कारकुन अपना दुख का इज़हार भी किया है। छोटे भाई हैं। असल में सियासी अदम इस्तेकाम जब तक मुल्क अंदर रहेगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। ये एक मुसलमान असूल है। यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि हम हुकूमत में हैं, हम अपनी सफाई दे रहे हैं और उस वक्त बताना पड़ता है कि गलती IMF के मुआहदे की किसकी थी। अगर हमने सियासत करनी होती तो एस्टेब्लिशमेंट ने जब इकरार जुर्म किया था और आइंदा तौबा की थी, उसी इशू को लेकर चलते। हम चाहते इमरान खान के जो कलमात जो अब भी अपनी ज़ुबान से वो मुगलिज़ात और बदजुबानी, बेलिहाजी और जिस तरीके से मुखातब का अंदाज है और कारकुनों की जो तरबियत है, उसी को हम निशाने सितम रखते। तो सियासत वो थी। हमने पहले दिन से बहाली मईशत का एक ऐसा कदम उठाने का प्रोग्राम बनाया जिसमें से फिर सियासत ने वो तखीर की। बिलाखिर इस गैर संजीदा सियासी माहौल की वजह से IMF का वफद इस्लामाबाद आकर बैठ गया और वो ये यकीन दिलाना चाहता है कि पाकिस्तानी सियासी इस्तेकाम में कैसे शामिल हो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी और हमें दुख का होता है कि नेक नीति से या लाजमी फरीक के तौर पर इमरान खान को बुलाया, उन्होंने इनकार कर दिया। वो आकर बताएं कि इस मुल्क के साथ अगर उनके पास कोई प्लान है तो वो हमके सामने ले आए। 4 साल से लोगों को बुरा भला कहना और लोगों की शान में गुस्ताखी करना, झूठे मुकदमात बनाना, सबसे बड़ी मिसाल हमारे कायद मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब की है। PTI वाले कहते हैं झूठा मुकदमा बनाया। अपने मुकदमात जो इनके पास हैं वो खुद इनकी जुबान से लोग सुन रहे हैं कि जो मुकदमा इनके ऊपर बने हैं इन्हीं के किरदार की वजह से बने हैं। बिल्कुल, ये जो अभी कॉलर आए थे इनकी तरफ से जो सवालात भी किए जा रहे थे कि आपस में मुकदमेबाजी ना की जाए, ये ना किया जाए, वो ना। अब राना साहब पे हुए, राना साहब ने बड़ी दलेरी के साथ उसका सामना किया। और इसके बरक्स देखा जाए फवाद चौधरी या दूसरे लोगों पे जो पर्चे हुए हैं या FIRs हुई हैं, उसके बाद उन्होंने तो 2-3 दिन में ही हार मान ली। तो आप क्या कहेंगे जनाब इस बारे में?
देखिए जी, बात यह है कि अमल की बात है, किरदार की बात है। शाद खान का खाकान अब्बासी साहब जैसी शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क को कर्ज दिया और फिर वापस नहीं लिया, उनकी फैमिली की हिस्ट्री है, वो जेल में रहे और बगैर किसी और ऐसे मुकदमे में जिसका लेकिन ये किसी भी दौर के अंदर हो, किसी के साथ भी हो, है तो गलत नहीं। ना? पहले नहीं ऐसे हुआ, पहले इस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे इमरान खान साहब ने माजरत के साथ किया है। ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब वाला मुकदमा, और जिसको आलमी मीडिया भी तस्लीम कर रहा है कि ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ था। राना साहब के पास वो फर्श के ऊपर एक चादर भी बिछाने के लिए नहीं थी और चीनी फेंकी जाती थी, चिमटियां छोड़ी जाती थी ताकि वो आए, राना साहब को तकलीफ पहुंचाई जाए। लेकिन वो मर्दे हुर, वो डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। और अल्लाह की रहमत है हमारी पार्टी उसी के दम से है, ऐसी हस्तियों की वजह से। और फिर आगे उनकी टीम जो उन्होंने शेख एजाज की सूरत में दी है, उसमें हम भी शामिल हैं। हमने गली गली जाके काम किया है। आगे बात आ गई महंगाई की, आपने की, वो मेन इशू यकीन जाने इधर उधर की बात हो के फिर घर की तरफ आती है। मैं भी आटा लेता हूँ, मेरे घर में भी चीनी आती है। बात यह है कि चंद माह की हुकूमत आई, मैं पिछली बातें छोड़ देता हूँ, हमजा साहब की, उसी दिन चीजें नीचे आई। ठीक है, आपने देखा, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और ये फरा गोगी से उनकी लूट मार से निकल के ये जनाब परवेज लाई का बेटा जो मोनस लाई के हाथ आ गया, इन्होंने पंजाब की मईशत के साथ और अवाम के साथ वो किया जो कुत्ते रजाई के साथ करते, ऐसा हशर किया इन्होंने। अब देखें जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई हुई, मेरा बल्कि मुतालबा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नकवी साहब से मेरा मुतालबा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ऐसी शख्सियत को आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने लाए हैं उनको। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस चीज को दुरुस्त करेंगे। अब ये बताएं मुझे, महंगाई करनी है करियाने वालों ने, ठीक है, और करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के लोग आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मेंबर हैं। यार ये क्या स्टूपिड काम है यार, उनको तो निकालें, उनको फारिग करें। हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फौरी तौर पर फंक्शनल करें। और अगर आपने दूध का रेट कम करना है तो दूध फरोशों के जो उनके जो एसोसिएशन के उहदेदार हैं वो इसमें मेंबर हैं यार। ये क्या बात है? इन ताजरों का ताजर नुमाइंदा वो होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कपड़े वाले को किराने की जिम्मेदारी दें, किराने वाले को कपड़े की दें, ताकि वो डंडी ना मारे अपना रेट बढ़ाने में, रेट कम करे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारी निगरान सेटअप का जो मैं देख रहा हूं उनका कार्रवाई, ये चीजें नीचे आएंगी, लाइनें कम होंगी, आटे को मैनेज किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहला काम जो मेरा मुतालबा है हाथ जोड़कर कि फौरी तौर पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां उनको एक्टिव किया जाए और उनमें से ये किराने वाले लोग निकाले जाए। सब्जी फरोशों के जो एसोसिएशन के उहदेदार हैं उनको निकाला जाए। ये हाँ, उनसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन पॉलिसी में रेट डिसाइड करने में उनका हाथ नहीं होना चाहिए। वो कैसे कहेंगे कि हमारी चीजों का रेट कम हो जाए? ये तो गैर फितरी बात है। ऐसा होना चाहिए, उसमें अवामी लोग होने चाहिए, गली मोहल्लों से लोग लेने चाहिए जिन्होंने खरीदना है। रेट तो उसने डिसाइड करना है जिसने खरीदना है। जो 20,000 लेता है वो एक हफ्ते का खर्चा घर में नहीं ला सकता, एक हफ्ते के लिए अपना घर नहीं चला सकता। उन लोगों को शामिल करना चाहिए। आपके मीडिया के जरिए उन लोगों की राय लेनी चाहिए। और ये अब तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आप एक लाइन पे बैठ के, जिस तरह आप यहां बैठकर अपने नुमाइंदों से रेट ले रहे हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट नहीं ले सकती? गवर्नमेंट अपने नुमाइंदे भेजे, मार्केटों में भेजे, लाइनों में लगे लोगों से पूछे कि यार भाई तू 300 रुपए कम रेट वाले थैले के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए मेरे भाई, ये तो सिर्फ आटा है, घी के लिए तेरी क्या राय है, तेरी सब्जी के लिए क्या राय है, तेरी प्याज के लिए क्या राय है, उससे पूछा जाए। आप पूछे वो ताजरों के जो नुमाइंदे जो स्टॉकिस्ट है उनको बिठाया हुआ उसमें नहीं, उसमें उनको लेना इसलिए भी तो जरूरी होता है ना कि कोई चीज अगर कोई मैन्युफैक्चर हो रही है तो उस पर क्या कॉस्ट आ रही है, क्योंकि पब्लिक से अगर पूछेंगे वो तो यही कहेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं होने चाहिए।
वो डिसीजन मेकर नहीं होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। डिसीजन मेकर तो मेरा ख्याल इंतजामिया ही होती है, क्योंकि अगर इनको कमेटी किसी का मेंबर बनाया गया, सदर या चेयर उनको जो करता है वो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ही होते हैं। अल्टीमेटली फैसला तो उन्होंने करना होता है। हाँ, ये अपनी सजेशंस दे सकते हैं, फैसला तो अल्टीमेटली उन्हीं का होता है। अब मेरा ख्याल है कि सेटअप बदल चुका है, निगरान सेटअप आ गया है। अब अफसरों के जो तबादले थे वो भी हो चुके हैं मुकम्मल। अब मैं बता लूँगा आपके चैनल के वसाते से कि खुदारा फौरी तौर पर लाइनों में लगे हुए लोगों से पूछे जाके कि यार तेरा किस तरह गुजारा हो सकता है, उसका कोई पैकेज तैयार करे। पहला जो फौरी रिलीफ देने वाले काम है वो उन लोगों से पूछे जो लाइनों में लगे हुए, ताकि ये जो आफ्टर शॉक है ना इमरान नियाजी की नाहल टीम के, उनसे कौम को बचाया जाए। कौम अब पूरा समझती है, ये नहीं है कि ये हमारी तो वफाक में गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां हमें IMF ने घेरा हुआ है। ये ऐसा स्टूपिड जाल फंसा बिछा के गया है इमरान नियाजी, ऐसे एजेंडे पे अमल करके गया है कि पाकिस्तान को डुबोने में इसने कोई कसर छोड़ी नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह होपफुल हूं। मैं उस पार्टी से तल्लुक रखता हूं जिस पार्टी ने इस मुल्क को बनाया, जिसने इसको एटमी ताकत बनाया, जिसने इसमें को मोटरवेज दिए, जिसने इसको हॉस्पिटल दिए, जिसने इसको यूनिवर्सिटियां दी, जिसने आम स्टूडेंट को जो मोबाइल नहीं ले सकता था उसको कैलकुलेटर खरीदने की जिसके साथ पास सकत नहीं थी उसको लैपटॉप दिए। मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। इंशाल्लाह मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। और फिर अपनी पार्टी का जितना मुझे पता है वो आम आदमी को नहीं हो सकता। हमारी क़यादत का, हमारे शहर की बेहतरीन क़यादत है। जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारे MNAs MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनकी जो काविशें हैं शहरियों के लिए, तरक्याती कामों के लिए, गली मोहल्लों के लिए, वो ऐसी हैं कि मैं होपफुल हूँ। आप चंद दिनों में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे पास वफाक में जो महकमे एक वापडा का है, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने और हमारी क़यादत ने एक मुस्लिम लीगी हमारा भाई तहसीन अवान को उसका बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, BOD का चेयरमैन बनाया। उन्होंने आते ही वो तारीफी फैसले किए हैं उन मुलाजमीन के लिए भी, आवाम के लिए भी, जो पिछली कई दहाइयों से नहीं हो सके। वो उन्होंने मसलन शिकायत सेल उन्होंने इतना अच्छा बना दिया कि आप खुद जाके वहां पे कंप्यूटर पे बैठ के अपनी शिकायत दर्ज करें। चंद लम्हों में चीफ तक आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी। वो इंस्टॉलमेंट नहीं होती थी, उनके लिए ये वापडा मुलाजमीन लोगों को जलील करते थे। अब बड़े बावकार तरीके से आप जितने मुनासिब आप चाहते हैं वो आप उतने पैसों की इंस्टॉलमेंट बना के दे सकते। फिर आपकी वो ट्रांसफार्मर थे, फिर आपके वो ग्रिड स्टेशन थे, 3 ग्रिड स्टेशन आके उन्होंने उनका ओपनिंग की है। अरबों रुपए का बजट उन्होंने फैसलाबाद फेस्को ने वो लॉन्च कर दिया है, जो काम शुरू हो गए। सिर्फ एक महकमे में हमारा बंदा बैठा है, आम आदमी की दस्तरस वहां तक हो गई। इसी तरह अब बाकी महकमों में निगरान सेटअप आया है, वो इंशाल्लाह अवामी सतह पे जाके लोगों की बात सुन के इंशाल्लाह जब ये एक्शन लेंगे तो मैं नहीं समझता कि हालात बतदरीज बेहतर ना हो, यकीनन होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुज़म्मिल साहब, आप क्या कहेंगे, अगर सूरत हाल यही रही महंगाई की, तो आने वाले दिनों में क्या वोट बैंक आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ये वोट बैंक का इसके साथ आप जो मैच करते थे ना, ये इसमें मैं समझता हूँ कि इररेलेवेंट सी बात होती है। हमारी कारकर्दगी और पिछली हुकूमत की कारकर्दगी दो मिला के फिर गिना जाएगा ना। अभी तो हम वो कवर अप कर रहे हैं और आइंदा आने वाले जो मुमकिनात हालात हैं, हमें यकीन है ये IMF का जो एग्रीमेंट होता है या मुआहदा होता है, ये कलील मुद्दती और इसके लंबे पीरियड के लिए होता है। ये कुछ फैसले जो हुकूमत में रहने की वजह से किए गए हैं और आज बड़े धड़ल्ले से वो कहते हैं, मईशत नहीं कहना आता, माशियत कह के वो तकरीर फरमाते हैं। मैं PTI कारकुन जो मुझे मिलते हैं वो अच्छे समझदार होते हैं। मैं जब बात उनसे करता हूँ तो मैं वो खुशकिस्मत बंदा हूँ कि उनकी गुफ्तगू मेरी सुन लेते हैं, मैं उनकी सुन लेता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, अगर आप कहें तो। जी, मैं अर्ज करता हूँ। वो जब करते हैं तो मैं एक ही सवाल करता हूँ कि जनाब, मईशत की जब आप बात फरमाते हैं
तो आपने सी पैक वाले इशू पे मईशत तबाह क्यों की थी? तो उसके सबूत देते हैं हम कि अगर सी पैक बनता तो किसको फायदा पहुंचना था और किसको नुकसान। जिनको नुकसान पहुंचना था उनके साथ मिलकर जिनको फायदा पहुंचना था वो उनके साथ गर्जी नहीं थी, वो ये मुल्क था और ये हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं? जी जी हेलो जी, पूछें, क्या सवाल करना चाहते हैं? सर सवाल ये है कि हमारे मुल्क में महंगाई 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 इसका तूफान बैठा हुआ है। इसके लिए सर एक ये है कि जो हमारे MPAs MNAs हैं, ये एक अमीर तबका है। अगर इनकी जो तनख्वाहें हैं ये अरबों की तकरीबन पर मंथ हम दे रहे हैं, बाकी जो फैसिलिटीज दे रहे हैं जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर्ड हैं या ये सारा गरीबों पे डाल रहा है। अगर इसको हम किसी तरीके से एडजस्ट कर लें कि एक माह अगर ये तनख्वाह MPA MNAs हजरात ना ले, ये सियासी ढांचा है, अवाम की खातिर ये भी कुर्बानी दे सकते हैं, तो ये सारा बोझ गरीबों से कुछ तो कम होगा। सर काइंडली इसका ये है कि जो फ्री यूनिट ले रहे हैं, जो गैस फ्री ले रहे हैं, जिनकी जितनी फैसिलिटीज हैं, ये अगर सियासी ढांचे पे थोड़ा सा डाल दे। ये बहुत अमीर है, MNA MPAs जो हैं ये वैसे इलेक्शन नहीं लड़ते, ये बड़े स्ट्रांग है, इनके पीछे बड़े गरीब है, ये खुद तनख्वाहें ले रहे हैं, गरीबों का कोई ख्याल नहीं है, कोई बात नहीं है। सर ये अपने ऊपर कुछ डालकर गरीबों को ये पैकेज इसमें से दे। तकरीबन अगर 1 अरब 2 अरब तनख्वाहें हमारी MPA MNAs ले रहे हैं, अगर इनको सर एडजस्ट कर ले तो ये गरीबों को पैकेज मिल गया तो गरीब इससे बहुत खुशहाल, थोड़े से तो कुछ तो इमदाद मिलेगी ना। जी जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपना मौजू जो है वो पेश किया और मेरा ख्याल है किसी हद तक इनकी बात ठीक भी है। जितने भी MP MNA साहबान हैं, मेरा नहीं ख्याल उनमें से कोई ऐसा होता है कि जो बहुत गरीब हो, जिसका गुजर बसर ना हो रहा और वो अपनी तनख्वाह पे गुजारा करे। सारे सेठ घरानों से मोस्टली जो है वो आते हैं। तो इनका ये कहना था कि अगर तनख्वाहें एडजस्ट कर दी जाएं, चाहे अगर सिटी के MP MNAs हैं, इनकी तनख्वाहें यहाँ की गरीब आवाम के लिए एडजस्ट कर दी जाएं, तो मेरा ख्याल है कुछ कहीं ज़्यादा नहीं तो थोड़ी हद तक रिलीफ जो है वो आवाम को इसको कट डाउन कहते हैं। अगर आपने IMF का जो प्लान या जो रिपोर्ट हमारे इकोनॉमिस्ट ने PM को पेश की है, वो कट डाउन की पॉलिसी उन्होंने ये दी है कि जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट वो बंद होनी चाहिए थी, आपने इंपोर्ट पॉलिसी ही ख़राब कर दी। और IMF ने यही कट डाउन पॉलिसी डायरेक्ट वो हमारे दिफा पे भी बात कर सकते थे, जो हालात इमरान खान कर दिए थे, लेकिन अब उन्होंने पहली सतह पे 17वें स्केल से लेके 22वें ग्रेड के ऑफिसर के रिलेटिव्स और उनके अपने अकाउंट्स, उनके वाबस्तगान के अकाउंट्स, उनकी रिपोर्ट्स तलब कर ली है। बिल्कुल ठीक है, ये लीकेज मौजूद है। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया था। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मियां अजमल साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अजमल साहब बताइएगा, कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि मरीम नवाज आ रही हैं, बड़ी चेंजिंग्स होगी, क्या टिकटों के मामले में भी चेंजिंग्स होगी? ये बिल्कुल होगी। जो बिग मार्जिन से हारे हैं उन पे गौर किया जा रहा है पूरे मुल्क में, ये सिर्फ मेरे शहर की बात नहीं है। चलें सिर्फ शहर की बताएं, हमें थोड़े से हिंट्स दें ना, हमें तो हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि किन किन के मार्जिन से आ रहे थे, किन किन की टिकट्स पे गौर किया जा रहा है। वो फिगर मैं साथ लेके नहीं आया बस यही काफी है। अच्छा चले नाम बता दें, नाम तो आपको पता। मैं एक चीज के खिलाफ हूँ, कोई भी हो आप ऐसा नाम के खिलाफ है या नहीं? नाम के नहीं। नाम मेरे लिए इस वक्त के जो मौजूदा जीते हुए, हारे हुए और टिकट होल्डर मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं ज़ाती तौर पर उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हूँ। मेरे मुतमिन होने से अगर वो जीतते हैं तो वो फिर ले लें। अगर आवाम को मुतमिन करेंगे, कारकुनों को मुतमिन करेंगे, पार्टी इस लेवल पे सोच रही है, पार्टी ने वहाँ पे मेरी बात नहीं सुननी। मेरे पास तो एक छोटी सी रिपोर्ट वो मांगते हैं, वो भेज देता हूँ और अक्सर मैं फेवर में भेजता हूँ, चूँकि सारे हम हमारे अपने हैं।
लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि अब पार्टी कारकुन को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो हमारे नजरियाती कारकुन है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि बताता हूं, NA 104 में जी NA 104 में मुस्लिम लीग नून के कुछ कैंडिडेट्स पीटीआई से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अफवाहें, ऐसा कोई नहीं। पीटीआई का टिकट तो अब आपको लग रहा है, लेकिन चंद महीनों के बाद जब इलेक्शन आएगा, असल इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन आएगा ना, इसकी गवर्नमेंट अपनी मुद्दत जब पूरी करेगी, उसके बाद आप देखेंगे कि ये इतनी तादाद में टिकट मांगने वाले नहीं होंगे इनके पास। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, ये आपको जो नजर आ रहा है ऐसा होगा नहीं। ये मसनूई मामला चल रहा है सारा, अभी भी झूठ की बुनियाद पे वो चला रहा है, लेकिन वो एक्सपोज हो रहा है डे बाय डे। हर चीज़ें उसकी सामने आ रही हैं, उसके खुद अपने बंदे इकरार कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत वाशगाफ अल्फाज में बता दिया कि हमसे ये गलती हुई थी, जिस गलती का नाम इमरान खान है। ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, ये अब दोहराई नहीं जाएगी। ठीक है, और उसके जो नुकसानात हुए हैं, सी पैक इतना बड़ा मंसूबा था, इस सदी का सबसे बड़ा मंसूबा था, इस खित्ते का सबसे बड़ा मंसूबा था, और उसने पाकिस्तान की काया पलटनी थी। इन्होंने आके इमरान न्याजी ने उसको जो रोका है, वो ऐसे ही है कि पाकिस्तान की शहरक पे इसने हाथ डाला है। अभी तक इतने अरसे में वो फंक्शनल हो जाना था, और जिन बहरानों से हम अब गुजर रहे हैं, ये हमारे करीब भी नहीं फटकने थे। ये इस बेशरम आदमी ने ऐसा हरकत की, ऐसा काम किया इस मुल्क के साथ, इसको आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। जिस तरह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पाकिस्तान बनाने में और मियां नवाज शरीफ को बचाने में लोग नहीं भूलेंगे, और इसको डुबोने में नहीं भूलेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान डूबने वाला नहीं है। मैं होपफुल हूँ। मैं औलिया अज़ाम के मानने वाले घरानों से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारा ये नारा है कि औलिया का है फैज़ान, पाकिस्तान पाकिस्तान। इस मुल्क की बुखारी साहब जो पहली सैलरी है, पता आपको किसने दी थी? मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। अलीपुर शरीफ वाले पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहली सैलरी कायदे आज़म को दी थी पाकिस्तान की। दूसरी गोल्डा शरीफ वालों ने दी थी। तीसरी जनाब ये जो चूरा शरीफ वालों ने दी थी। चौथी जाकर नवाब ऑफ बावलपुर ने वो अगले 6 मंथ की उन्होंने इकट्ठी दी थी। ये वो मुल्क है। 1 रुपया हमें कोई मुर्शद दे देना तो हम अपने पर्स में संभाल के रखते हैं बरकत के लिए। इस मुल्क के लिए उन्होंने सैलरियाँ दी हैं। इसको बिगाड़ने वाले, इसका नुकसान करने वाले अपना नुकसान करके जाएंगे, मेरा ये ईमान है। इंशाअल्लाह ये मुल्क लीड करने के लिए बना है, ये आलम इस्लाम की क़यादत के लिए बना है, ये क़यादत करेगा। ये मेरी बात आपके चैनल के हवाले से लिख के रख ली जाए। आने वाले वक्त में आप ये बात देखेंगे, हमारा ये मुल्क, ये अर्ज़ पाकिस्तान लीड करेगा। जिन लोगों ने कायदे आज़म की मुखालफत की थी वो बाद में यहाँ आके MNA नहीं बने, यहाँ से मेंबर नहीं बने, इस हुकूमत में हिस्सेदार नहीं बने, इस मुल्क के स्टेक होल्डर नहीं बने। फिर वो वहाँ जाते पीछे क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि उनका वो गलत फैसला था, मेरे कायद का फैसला बेहतरीन था। और इसी तरह आप देखेंगे जो आज के लोग गलत हैं ये कल पछताएंगे, लेकिन फैसला वही होगा जो मेरे अल्लाह ने इस आलम अक़वाम आलम में जो एक नक्शे पे जो नया मुल्क उभरा था जिसका नाम पाकिस्तान है, ये अल्लाह की रहमत से बेहतरीन मौसम इसमें है। 4 मौसम दुनिया के किसी खत्ते में नहीं है, इसमें है। पहाड़ और मैदान, बेहतरीन पहाड़ बेहतरीन मैदान किसी में नहीं है, इसमें है। दुनिया का बेहतरीन निज़ाम बहुत सारे मुल्कों में नहीं है, इसमें है। इंशाल्लाह ये सब कुछ है। इसको संभालने वाला जो हमारा कायद मियां नवाज शरीफ एक बार फिर आएगा। उसका पहला फेज़ उसकी बेटी आ गई है, और इंशाल्लाह अगला फेज़ उसमें आप देखेंगे ये टिकटें शिकटें हमारे इंटरनल इशू हैं, ये हल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये अपनी पार्टी को आखिरी मैसेज है, आपके जो आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के, मैं देना चाहता हूँ कि खुदारा अब जो हमारी जो क़यादत के लोग फैसलाबाद में बैठे हैं हमारी सार आंखों पे, मैं यहाँ किसी चैनल से बैठ के करूँगा, मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरे से तो बहुत इलेक्शन महंगा हो गया। लेकिन इसके बावजूद अगर मेरे जैसे लेजेंड कारकुन, पुराने सीनियर साथी, मुझसे भी अच्छे लोग बैठे हैं पार्टी में, उनको अगर आपने साथ शामिल ना किया, उनको एडजस्ट ना किया, तो फिर आप
बहुत भयानक नतीजे के लिए तैयार रहें। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरे कायद का विजन है, वो लेकर उनकी बेटी आ गई है। कायद अब कारकुन से पूछ के चलेगा, कारकुन को एडजस्ट करेगा, और जो हमारे मौजूदा सेटअप में हमारे अरकान असम्बली हैं और टिकट होल्डर हैं, उनको भी साथ लेकर वो चलेंगे। इंशाअल्लाह एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की खामियों को खुद दूर करके वो खुद भी करेंगे, और कायद भी और हमारे कारकुन भी मिलके इसको दूर करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये मसनूई सारी दीवार खड़ी की गई थी, वो गिर चुकी है, जिसका नाम इमरान नियाजी था। अब आप हकीकत सिर्फ महंगाई का इशू है, ये IMF का ये जाल ना फेंक के जाता तो हम कब के निकल चुके होते। लेकिन इंशाअल्लाह उसका भी हमें पता है कि हमारे क़यादत इस काम के लिए अहल है, वो करके आएगी। और अगला वक्त अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और अवाम की बेहतरी का है, अवाम की खुशहाली का है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का है। बिल्कुल जी। तो अच्छा जी मुजम्मल साहब, ये बताइएगा, ऑफ द रिकॉर्ड जब बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के MP MNA से गुफ्तगू करने का मौका मिलता है, तो उनका ये ज़रूर मानना है कि जनाब PTI ने मुश्किल खड़ी कर दी है। हल्के में जाके जब वोट मांगा जाता है तो जो सोशल मीडिया का बयानिया है ना इनका, स्पेशली सेंट्रलाइज सिटी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। और आने वाले वक्त में अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो इलेक्शन लड़ना मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये इस इशू पे अमूमन डिस्कस होती है मेरे दोस्तों के दरमियान। सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है एक्चुअली। वो जनरेशन गैप जिसे हमने कवर नहीं किया पार्टी ने, वो गैप कवर करते करते उसके झूठ का बयानिया आगे चल पड़ा। ये जो शहरी, ये नौजवान, ये दोस्त, हम समझते हैं ये हमारे भी हैं। हमने इनको तरजीहन ये नहीं कहना कि गाली के जवाब में गाली। आपने मीडिया में देखा होगा कि पहल उस शोबे की तरफ से होती है, और अगर कहीं इस शोबे की तरफ से, इस पार्टी की तरफ से हो जाए तो वो एक नंबर आगे होते हैं। लेकिन ये ट्रेंड हमारा नहीं है। इस ट्रेंड को ख़त्म करके बहुत से लोगों को हमने कायल किया है। बहुत से मीडिया में अच्छी बात को पढ़ने वाले आए हैं। मीडिया में फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, वो साथ काउंटर करने वाले हम लोग हैं। हमने पीछे एक मीडिया का चैनल की फोटो लगा के साथ नीचे खबर, झूठी खबर चलाने का ट्रेंड हमारी पार्टी का नहीं था। हमने इसको फेक न्यूज़ के बताना शुरू किया, ये फेक न्यूज़ हैं। लोग अब सोशल मीडिया के कॉन्सेप्ट में भी अच्छे की तलाश में है। रह गई कि महंगाई की सूरत हाल से हमारे पार्टी पे क्या असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पे होगा। कारकर्दगी हमारा पिछड़ा किरदार है। कारकर्दगी ये दुरानिया है। जब तक इलेक्शन होने हैं तब तक मईशत ठीक हो जाएगी। बाकी आप समझ गए हैं कि मईशत पहले और ये मुल्क पहले। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये मईशत जो है वो पहले तब भी आएगी जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। मैं मतलब अक्सर देखता था कि तमाम गवर्नमेंट्स ही इस पार्टीज ही इस गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। PTI का प्रेसिडेंट है, मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म है, पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं, फिर JUI के भी हैं। बहुत सारी पार्टीज़ के जो हैं वो वज़रा इस हुकूमत के अंदर मौजूद थे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, अब जब साल बाद इलेक्शंस हों या मुकर्ररा वक्त पे हों, जब भी वो इलेक्शंस हों, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर सके। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।